एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मुझे माफ़ करिएगा, इसका सीज़न 2 लाने में मुझे काफ़ी लेट हो गया। पहली बात तो ये थी कि जो लिखा हुआ था ना, उसमें रियल नॉवल में सैड एंडिंग थी। आप लोगों ने बहुत कहा क्योंकि पहला ही सीज़न काफ़ी ड्रामा वाला था, देन आप लोगों ने इतना कहा कि उसे चेंज करना पड़ा। फिर जब चेंज करो ना तो प्लॉट बैठाने में काफ़ी वक़्त लग जाता है। इसी वजह से मैं लिख नहीं पाई थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें एडिट करनी पड़ गई थी मुझे। अब जाकर ये कंप्लीट हो गया तो मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ। मैं पूरा ब्रीफ खींच दूँगी, डोंट वरी। अगर भूल गए होंगे तो पूरा दिमाग में निकल आएगा। मतलब कुछ मिनट में ही मैं पूरी चीज़ें सारांश में बता दूँगी शॉर्टकट करके। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा एंड मैंने सैड एंडिंग सबकी नहीं रखी है। बस इसीलिए क्योंकि रियल लाइफ़ में लगे पड़े हैं तो हाँ, आप सभी लोग भी कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग कर दीजिए, इसलिए इसका कर दिया। तो मैं बातें नहीं करती हूँ, चलिए चलते हैं अपनी इस बीएल सीरीज़ की तरफ। और ये थी बीएल सीरीज़, ये कोई वांगजिया निफ़िप नहीं थी। ये डायरेक्टली बीएल सीरीज़ थी। मैं सोच रही हूँ बस मुझे कोई बीएल एजेंसी वाले हायर कर लें अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ऐसे-ऐसे मैं स्पाइसी सीरीज़ दे दूँगी कि हिट ही जाएगी एक बार में। खैर, वो तो बात की बात है। चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ। जिसने भी इस बीएल का पहला सीज़न यानी टीनेजर डायरी का पहला सीज़न ना देखा हो, वो पहला सीज़न प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो चलिए मैं ब्रीफ शुरू करती हूँ पहले। शुरुआती पहले ही सीज़न में हमने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा था जो हर इंसान के साथ होती। एक ऐसी उम्र जिसमें कुछ न कुछ पछतावा इंसान को रह ही जाता है, मतलब कोई न कोई रिग्रेट रह जाता है, ताकि बड़े होकर यंग एज में पहुँचने के बाद इंसान उसी सब चीज़ों को सोचकर लर्निंग लेता है। हम यहाँ देखते हैं ताइवान का एक स्कूल। वह स्कूल काफ़ी फेमस था और फेमस इसलिए था क्योंकि वहाँ 70 से 80% लोग फॉरेन कंट्री से रहते थे। खासकर जापान, चाइना, वहाँ के स्टूडेंट वहाँ उस ताइवानी स्कूल में पढ़ते थे। वो हाई स्कूल ही था। उस स्कूल में कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट जो कि बहुत फेमस थे। सबसे पहला लड़का जो कि बहुत फेमस था वो जापानीज लड़का था। उसका नाम था ओरिक्स। ओरिक्स जापानी था एंड काफ़ी रिच फैमिली से आता था। काफ़ी गुंडागर्दी वो किया करता था। काफ़ी हैंडसम था और बुली बॉयज था। बैड बॉयज में भी उसकी गिनती आती थी। ओरिक्स को एक लड़के पर क्रश था और उसका नाम था अकियो। अकियो बस 16 साल का था एंड वो भी बहुत क्यूट था। अकियो अपने कॉलेज में मतलब स्कूल में हाई स्कूल में इसलिए फेमस था क्योंकि अकियो बहुत ज़्यादा क्यूट था। अकियो भी जापानी ही था बट वो मिडिल क्लास फैमिली से आता था। फिलहाल उसके पास सब कुछ था, इतना वेड नहीं था बट सब कुछ ठीक था। और अकियो का जो बड़ा भाई था वो भी इसके साथ, वो भी काफ़ी फेमस था बट वो काफ़ी शांत था। ओरिक्स जो कि गुंडागर्दी के गैंग में रहा करता था, वो लीडर था अपने गैंग का, तो अकियो भी उसके साथ ही रहा करता था। ओरिक्स और अकियो एक दूसरे को पसंद किया करते थे, मतलब उनका एक दूसरे पर क्रश था। बट ये चीज़ें रेयान को कभी पसंद नहीं आती थी। वो अपने भाई अकियो को हमेशा रोकता कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं, उसके साथ मत घूमो। बट अकियो भी बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन अकियो ने कभी भी रेयान अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी थी। रीज़न यही था कि वो दोनों सगे भाई नहीं थे। अकियो की मम्मा ने दूसरी शादी की थी, वो थी रेयान के फादर से शादी की थी। इसीलिए वो दोनों स्टेप ब्रदर लगे। और यही रीज़न था कि अकियो रेयान को बहुत नहीं पसंद करता था। इससे ज़्यादा वो उससे नफरत करता था। और रीज़न ये था कि उसके जो स्टेप फादर थे ना अकियो के, उन्होंने अकियो को 2-3 बार वेट तरीके से टच करने की कोशिश की थी, यानी बैड टच की थी। जब अकियो छोटा था उस वक्त अकियो गुड टच एंड बैड टच के बारे में जानता था। इसलिए वो उससे और ज़्यादा नफरत करता था, यानी अपने स्टेप डैड से। और इसी चक्कर से उसके बेटे से भी नफरत करने लगा था। अपनी मम्मा को उसने बहुत बार समझाने की कोशिश की कि उस इंसान को छोड़ दे, उसके साथ ना रहे, बस पैसे के साथ उनके साथ शादी कर रहा है या फिर पैसे के लिए उनके साथ है। बट इस बात को हमेशा से अकियो की मम्मा ने इग्नोर किया और वो रेयान के डैड के साथ शादी करके एक साथ रहने लगे थे। ये चीज़ें रेयान को, मतलब उसे अकियो को कभी पसंद नहीं आई थी। बट रेयान को ये बात नहीं पता थी कि उसके डैड उसके साथ इस तरह कर चुके हैं। ना अकियो ये बात किसी को बताता क्योंकि वो जानता अगर वो मम्मा से कहेगा तभी मम्मा मानेगी नहीं, एंड अगर वो रेयान से कहेगा देन रेयान और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। और इसी चक्कर से वो रेहान को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि जो बाप और बेटे सिर्फ मेरी माँ को लूटना चाहते हैं, उनके पैसे से प्यार है, मुझसे कोई प्यार नहीं था। उन सब चीज़ों से ऊब गया वो लड़का ताइवान के स्कूल में आ जाता है। साथ साथ में रेहान भी वहीं एडमिशन करवा लेता है। जापान से वो लोग ताइवान तो आ चुके थे बट अकियो का उनके लिए नफरत कभी कम नहीं हुई थी। न वो रेहान को पसंद करता था न उसके डैड को। और यही रीज़न था कि वो हमेशा रेहान को नीचा दिखाता था। कभी भी उसे अपने बड़े भाई की तरह कंसीडर नहीं करता था, ना उसकी कोई बात मानता था। जब भी मौका पड़ता वो ऑरिक्स का साथ देता, ना कि अपने भाई का। हालांकि रेहान हमेशा उसकी केयर करता था। जब रेहान की अपनी माँ नहीं रही थी ना, उसके डैड दूसरी शादी करने वाले थे। रेहान का मन नहीं था कि उसके डैड दूसरी शादी करे, बट उसकी मम्मा के चले जाने के बाद 1 महीने बाद ही उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी।
वो लड़का काफ़ी चुप इंट्रोवर्ट टाइप का, लेकिन उसकी मम्मा लंबे अरसे से बीमार थी। इन सब चक्करों में लड़का काफ़ी चुप सा हो गया था। रेयान के डैड ने जब दूसरी शादी की एंड वो जब अपनी स्टेप मम्मा के घर पे शिफ्ट हुआ तब उसने पहली बार अकियो को वहाँ देखा था। अपने भाई के तौर पर उसने अकियो को एक्सेप्ट भी कर लिया था और वो दिल से अकियो को भाई मान चुका था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। बट अकियो ने कभी भी रेयान को अपना भाई नहीं माना था और शायद यही रीज़न था कि ताइवान में भी उनके बीच मनमुटाव बना रहता था। बट रेयान हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था, उसकी केयर करना, उसके खाने का ध्यान रखना। इवन अकियो को अपने जूते के फीते तक बांधने नहीं आते थे, जो कि रेयान ही करता था। हालांकि अकियो 16 साल का था। उनके ग्रुप में इतने लोग तो थे, हालांकि रेयान कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा था, वो अकेले अलग ही रहा करता था अपने कॉलेज के टाइम पे। लेकिन अकियो और एक्स का बड़ा गैंग था। उनके पूरे गैंग में एक लड़की थी जिसका नाम था ओलिविया। ओलिविया भी 18 ही साल की थी और उसे प्यार से सब भैया पुकारते थे। ओलिविया भी बड़ी ही कस्म फंसी थी। वो एक रिच फैमिली की लड़की थी जिसके ऊपर होता नहीं है शादी का दबाव, समाज का स्टेटस बनाना एंड बड़े रिच सीईओ से शादी करना, ये चीज़ें निभानी, वो चीज़ें निभानी, लव मैरिज नॉट अलाउड, बिजनेस मैरिज ही अलाउड था। कुछ ऐसी चीज़ें थी। बहुत बिंदास टाइप की लड़की थी। अपने घर से बमुश्किलन वो इतनी दूर एडमिशन करा पाई थी सिर्फ उस माहौल से निकलने के लिए। बहुत रिच थी तो क्या हुआ, हर जगह रिच खुशी नहीं दे सकता। ओलिविया के साथ कुछ ऐसा ही था। और उस ग्रुप में एक और लड़का था जिसका नाम था बेनी। बहुत ही क्यूट सा था, गोलू मोलू, मतलब थोड़ा मोटा ताजा था। बहुत सीधा लड़का था एंड वो वन साइडेड ओलिविया को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने ओलिविया को बहुत बार प्रपोज किया बट हर बार ओलिविया ने उसे रिजेक्ट किया था। अब ये नहीं था कि उसे रिजेक्ट करना चाहती थी, बल्कि वो जानती थी कि लव मैरिज नॉट अलाउड था और वेनी उसे वन साइडेड अनकंडीशनल लव करता था। उसे ओलिविया से बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था, इसीलिए वो कभी भी उसे उसके लिए फोर्स भी नहीं करता। चीज़ें वहां तक पहुंची थी जहां 14 फरवरी को ओरिक्स ने अकियो को प्रपोज कर दिया था। अकियो ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि रेयान ने मना किया था अकियो को कि वो उसके लायक नहीं है, ये सब चीज़ें कोई ना करे वरना उसे पछताना पड़ेगा। अकियो ने अपने भाई की एक न मानी थी, कहते हुए कि मेरी जिंदगी में दखल मत दो, मैं अपनी जिंदगी का खुद मर्जी का मालिक हूँ, मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। वो दोनों ऑफिशियल तरीके से बॉयफ्रेंड बन चुके थे। हालांकि ओरिक्स रेयान को कुछ ज्यादा ही चिढ़ाता था। ओरिक्स को लगता था कि रेयान उसकी बराबरी का है, इसलिए ओरिक्स ने उसके भाई को बॉयफ्रेंड और ज्यादा जल्दी बनाया था, ये सोचकर कि वो रेयान को हमेशा बुली करेगा, इनडायरेक्टली बुली करेगा। और ऐसा हुआ भी। कई बार वो रेयान के साथ रोमांस किया करता था, फिर वो चाहे क्लास में हो या फिर चेंजिंग रूम में हो या फिर कहाँ हो, वो जानबूझकर रेयान को दिखाया करता था कि देखो मैं तुम्हारे भाई अकियो के साथ रोमांस कर रहा हूँ। अब रेयान कुछ भी नहीं कर सकता था, ना वो अपने भाई को रोक सकता था, ना वो ओरिक्स को रोक सकता था। उनकी दुश्मनी पूरे स्कूल वालों को पता थी, पूरे कॉलेज वाले ये बात जानते थे कि रेयान और ओरिक्स के बीच बहुत दुश्मनी। रीजन उनका भाई था, यानी कि रेयान का भाई था। तो कुछ ऐसी चीजें चल रही थी। और उसी दिन ओलिविया को उसने बेनी ने भी प्रपोज किया बट ओलिविया ने फिर से उसे रिजेक्ट किया था। चीजें वहां पहुंच गई जहाँ दोनों ऑफिशियल तरीके से बॉयफ्रेंड बन चुके थे। एक दिन डिनर पे अकियो ओरिक्स के साथ गया था। डिनर के बाद उनके बीच कुछ रोमांस होने लगा था। चीजें जब आगे बढ़ी, अकियो ने उसे रोका ओरिक्स को, बट ओरिक्स जो कि नशे में हो चुका था वो एक भी उसकी नहीं सुनता है और इनडायरेक्टली वो अकियो के साथ जबरदस्ती कर लेता है। अकियो उस वक्त 16 साल का था। उसने मना किया कि वो ऐसी चीजें नहीं करना चाहता क्योंकि वो 16 साल का, वो जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए उसे कुछ फील भी नहीं हो रहा। बट नशे की हालत में ओरिक्स ने उसकी एक बात तक ना मानी थी। ओरिक्स चाहता है, कुछ ऑब्सेशन पॉजिटिव होते हैं बट कुछ ऑब्सेशन निगेटिव भी होते हैं। ओरिक्स उसके लिए निगेटिव वाला ऑब्सेशन रखता था, इसलिए वो उसके साथ सब कुछ करना चाहता था और उसने जबरदस्ती कर भी लिया था। अगले दिन जब उसकी अकियो की आंख खुली, दिन से पता चला उसके साथ जबरदस्ती हो चुकी थी। अब वो पछताता तो कुछ भी उसके पास नहीं बचा, बट वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी जिंदगी की भूल कर चुका था। ये बात रेयान को पता चल गई थी कि उसने इतनी बार मना किया बट उसके भाई ने एक भी उसकी ना सुनी और उसके साथ डिनर करने चला गया था। इस बात से रेयान बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। उसने मना किया था अपने भाई को कि उसके साथ ना जाए, बट वो फिर भी चला गया था और इससे वो इतना हर्ट हुआ कि उसने हमेशा के लिए ताइवान ही छोड़ दिया। ताइवान छोड़ के वो कहीं और चला गया और जब वो चला गया कि वो वहां रह ना सका था। हालांकि ना तो उसने उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट करवाई, यानी कि ओरिक्स के खिलाफ, ना उससे कुछ शिकवा किया, ना कोई गिला किया, कुछ भी नहीं किया। वो भी ताइवान छोड़ के अपने घर जापान चला गया था। एंड एक हफ्ते के बाद ओलिविया भी चली गई थी क्योंकि उसके फादर ने उसकी शादी लगा दी थी।
बेनी उससे कहता रह गया, मत जाओ मत जाओ, जबरदस्ती की शादी मत करो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, मेरे साथ रहो, मैं तुमसे शादी के लिए भी नहीं कहूंगा, बस केयर करूंगा तुम्हारी, तुम पछताओगी मत जाओ छोड़कर। लेकिन ओलिविया नहीं मानी थी, क्योंकि वो जानती थी वो नहीं कर सकती कुछ भी। उसकी शादी अरेंज मैरिज ही होनी थी, या फिर बिजनेस प्रपोजल के तौर पे ही होनी थी। बेनी ने जाते जाते एक बात कहती थी कि जिंदगी में कभी भी मेरे पास लौटना चाहो तो मैं तुम्हें ऐसे ही मिलूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। जवाब में ओलिविया ने कुछ भी नहीं कहा था। उस वक्त वो सारे लोग 18-18 साल के थे, सिर्फ अकियो को छोड़कर। अकियो बस 16 साल का था। ये इन सभी लोगों के एक टीनेजर एज का वो चीज था जो जिंदगी भर उनके लिए एक जख्म की तरह रहने वाला था। और वक्त का पन्ना बहुत तेजी से पलटा। जब वो बिछड़े तो वो अब 28-28 साल के हो गए थे। अभी वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। जहाँ रेयान छोड़कर किसी दूसरे कंट्री चला गया था, उसे कुछ साल बाद पता चला कि उसके फादर नहीं रहे थे, और उसकी जो स्टेप मम्मा और अकियो था वो भी कहीं चला गया था, और पता भी नहीं था कि वो लोग कहाँ चले गए। उसने बहुत सर्च करने की कोशिश की, बट वो दोनों से नहीं मिले थे। ओरिक्स भी जब अपने देश वापस लौटा, उसने अकियो को बहुत तलाश करने की कोशिश की, इवन पुराने एड्रेस पर भी गया था। पता चला कि अकियो अपनी मम्मा के साथ कहीं चला गया है। और ओरिक्स ने उम्मीद खो दी थी कि शायद वो कभी अब अकियो से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में था। इस रिग्रेट में कि काश वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता तो आज उसे इतना रिग्रेट नहीं होता। हालांकि उसका बस ऑब्सेशन था, वो प्यार बिल्कुल भी नहीं था। बट आज जब वो उम्र के 27-28 के एज में पहुंचा, जब वो पलट कर देखता है तो उसे सच में वो एक रिग्रेट लग रहा था। एंड वहीं ओलिविया का कई बार अबॉर्शन हो चुका था, कई उसके बच्चे गिर चुके थे जो नहीं बचे थे। जिससे उसकी शादी हुई थी वो हस्बैंड इतना बुरा था, रिच था, बट उसकी आदतें बहुत खराब थे। एक तो उसके कई अफेयर थे, एंड वो ओलिविया को मारता पीटता था। ओलिविया कई बार प्रेग्नेंट हो चुके थे, बट वो किसी बच्चे को बर्थ ना दे सके थे। कभी उसके हस्बैंड ने उसे मारा था, कभी वीकनेस की वजह से उसका बच्चा गिर गया था। अब 28 की उम्र में ओलिविया जब पहुंची थी तो उस वक्त मतलब कि चीजें ऐसी हो गई थी कि वो रिग्रेट कर रहे थे कि क्यों उसने बेनी की बात नहीं मानी, या फिर क्यों जबरदस्ती उस शादी में आई। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। 28 साल का रेयान एडनबर्ग यानी कि स्कॉटलैंड के एक म्यूजिक स्कूल में था, बच्चे को सिखा रहा था। उसके एक स्टूडेंट ने जब उससे पूछा कि सर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, वो उदासी भरे अल्फाजों में जवाब में बस यही कहता कि जब मैं 18 साल का था, एक लड़के ने मुझे बहुत रोका था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। काश उस वक्त मैं उसकी बात मान लेता, उसके पास रुक जाता, तो शायद आज वो मेरे पास होता। अब तलाश करने पर भी वो मुझे नहीं मिल रहा। पूरे 10 साल हो गए इस बात को, 10 या 11 साल। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। वो मुस्कुराकर अपने स्टूडेंट की तरफ देख रहा था। उसके टीनेजर स्टूडेंट समझ सकते थे कि वो काफी अपसेट होकर ये बातें बोल रहा था। सीन शिफ्ट होकर ओलिविया पर आता है, जो कि प्रेग्नेंट थी। इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ऑपरेशन उसमें थी, यानी कि बेड पर थी, उसका ऑपरेशन होने वाला था। उसे हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। डॉक्टर उसके घर वालों से कह रहे थे कि बच्चा बच पाएगा तो बच पाएगा, बट लगता नहीं, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे मारा था, जिसकी वजह से उसके पेट पर काफी चोट लग गई थी। और ये 5वीं बार था जब वो बच्चे को बर्थ देने जा रही थी। इससे पहले भी उसका कोई बच्चा नहीं बचा था। ओलिविया की आंख धीरे धीरे बंद हो रही थी, बट वो अभी उसे नहीं पता वो जिंदा बचेगी भी आज कि नहीं। बट वो मन में एक बात यही सोच रही थी, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया उस वक्त जब मैं 18 साल के थे। काश मैंने उस लड़के की बातें मान ली होती, और ना भी मानी होती तो काश मैं इससे जबरदस्ती की शादी में न फंसती, तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। मेरे लिए शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है, सबसे बड़ा। और अगर मैं उम्र के 18 साल के उस पड़ाव पर जाने का मुझे अगर मौका मिले तो जरूर मैं बेनी को चुनूंगी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही था। सीन शिफ्ट होकर जापान के एक बहुत बड़े क्लब में जाता है। क्लब के एक सीक्रेट रूम में एक लड़का एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो था ओरिक्स। जब वो इंटीमेट हो रहा था तो लड़की उससे कहती कि वो आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। ओरिक्स ने जवाब में कहा कि उसने अपनी जिंदगी में इंटीमेट होते हुए बस एक ही लड़के से आई कांटेक्ट किया है। अब फ्लैशबैक में उसे भी याद आता है कि उसने बस अकियो के साथ जबरदस्ती करते हुए उससे आई कांटेक्ट किया था। इसके बाद वो दोबारा कभी आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाया। अब वो उस वक्त इंटीमेट हो रहा था, नहीं कि सेक्स कर रहा था, बट वो मन में अकियो का चेहरा बार बार देख रहा था। वो 16 साल का लड़का उसे छोड़ देने के लिए बोल रहा था। और इसका जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही था कि उसने उस वक्त नशे की हालत में सब कुछ कर लिया था। उसे लगता था उसे प्यार करता है, उसे पाना चाहता है। 28 की एज में आज भी उसे उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। फिर क्या, उसने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, बट अकियो कभी उसे मिला ही नहीं था।
सॉरी सर, मैं नहीं जा सकता। अरे, तुम म्यूजिक के इतने अच्छे स्टूडेंट हो रेयान, तुम नहीं जाओगे तो म्यूजिक के स्टूडेंट क्या करेंगे? मतलब इस ट्रिप पे तो तुम्हें जाना ही चाहिए। और स्पेशली मैं कॉलेज की तरफ से तुम्हें पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रोफेसर अभी रेयान जो कि टीचर था म्यूजिक का, उसे कह रहे थे कि अपने स्टूडेंट को लेकर गाइड करते हुए वो एक ट्रिप पे जाए। और ट्रिप कोई नेशनल ट्रिप नहीं थी बल्कि इंटरनेशनल ट्रिप थी, जहाँ स्कॉटलैंड से अमेरिका वैसे तो समुद्री रास्ते से इतना दूर नहीं पड़ता, इसलिए वो फ्लोरिडा आने वाले थे। वैसे तो रेयान का मन नहीं था कि वो कोई भी ट्रिप पे जाए, वैसे भी दुनियावी चीज़ों में कम ही पड़ता था। वो बस अपना काम करता था और चुपचाप रहता था, जो कि एडनबर्ग काफ़ी शांति शांति वाला सिटी था, इसलिए वो वहाँ रहना पसंद करता था। पहले तो रेयान ने काफ़ी मना किया, बट जब उसके प्रोफेसर ने कई बार कहा, देन वो मान गया कि ठीक है। और कम से कम 2 दिन बाद उसे फ्लोरिडा के लिए निकलना था, बाकी स्टूडेंट एंड बाकी टीचरों के साथ। कम से कम 100+ लड़के और टीचर को मिला कर थे। बहुत बड़ी ट्रिप होने वाली थी, जिसे गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर कर रही थी। तो रेयान मान गया था। सीन सिर्फ छुकर वहाँ आता है जहाँ अमेरिका में जो ओरिक्स था वो अपने डैड से फिलहाल बहस कर रहा था, चूंकि ओरिक्स की मम्मा वेस्टर्न थी एंड उनका बिजनेस वगैरह भी वहाँ चल रहा था। डैड क्या बकवास है, मैं नहीं करना चाहते ये सारी चीज़ें, आप खुद संभालिए ना। आप कितने सारे मैनेजर मैं क्या करूँगा संभाल के? तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम मेरे बिजनेस को आप नहीं संभालोगे तो कब संभालोगे? 28 की उम्र में तुमने बस पैसे उड़ाए हैं, कभी पैसे कमाए नहीं हैं। तो तुम कंपनी को अपने हैंडल में कब लोगे? आई डोंट नो डैड, मैं कब लूँगा। कम से कम फ्लोरिडा वाला तुम प्रोजेक्ट तो कर ही सकते हो ना ओरिक्स। डैड मेरा मन नहीं है, आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? तुम क्या चाहते हो? तुम रोज रात को क्लब जाते हो, उल्टी चीजें करते हो, डैड का नाम खराब करते हो। तुम करोगे तो करोगे क्या? एक छोटा सा प्रोजेक्ट तुमसे संभाला नहीं जाता। ये तुम्हारी मम्मा का प्रोजेक्ट था, कम से कम कुछ तो ध्यान दो। गुस्से में वो लड़का उठा था, 28 साल का, और उसका मन नहीं लगता है कि वो बिजनेस को संभाले, ये करे वो करे, पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल इन सब चीजों में नहीं लगता था। गुस्से में उठते हुए कहता, ठीक है। उसके डैड ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। उसकी मम्मा ने फ्लोरिडा में कुछ जमीन खरीद रखा था, जहाँ वो एक बहुत बड़ा लग्जरी होटल बनाना चाहते थे। ओरिक्स अपने घर का एक लौता था। उसके डैड चाहते थे कि ओरिक्स खुद को बिजी कर ले कोई प्रोजेक्ट में, इसलिए जानबूझकर वो इमोशनली उसे कह रहे थे, तुम्हारी मम्मा का प्रोजेक्ट है, तुम्हें करना ही चाहिए। फ्रस्ट्रेट होकर, क्योंकि अमेरिका फ्लोरिडा जाहिर सी बात अमेरिका के तट पर ही तो है, तो उसने मान लिया था कि हाँ ठीक है। फ्रस्ट्रेट ही सही, लेकिन उसने कह दिया था कि ठीक है, वो फ्लोरिडा वाला जो प्रोजेक्ट है वो कर लेगा। सीन शिप चुकर फिर 1 हफ्ते बाद पहुंचता है। सर, मुझे तो आपके साथ जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा सा क्यूट सा लड़का था जो कि 16 साल का था, बहुत मोटा ताजा था। जब भी उसे रेयान देखता था उसे बेनी की याद बहुत ज्यादा आती थी, क्योंकि बहुत मोटू सा था। अच्छा, ऐसी बात है। वो थोड़ा मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। दूसरा एक और लड़का जो कि बहुत क्यूट था, पूरे म्यूजिक क्लास में वो सबसे ज्यादा क्यूट था। वो टीनेजर था, लगभग 16 से 17 साल का। सर, ये समुद्र की लहरें इतनी ऊंची क्यों उठ रही हैं? जब भी पूछता वो यार तरीके से सवाल पूछता था, मतलब कोई सिर पैर उसके सवाल का होता ही नहीं था। रेयान ने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। उसके दो दांत थे आगे, जो कि लिटिल खरगोश की तरह थे। वो जब भी मुस्कुराता, रेयान को हमेशा से उसके छोटे भाई अकियो की याद बहुत ज्यादा आती थी। वो जानता था कि वो अकियो के लिए जो महसूस करता था वो भाई वाला प्यार नहीं था, शायद इसलिए वो इसे इतना ज्यादा याद करता था। वो उसे देखता रह गया। सर, मैं आपसे पूछा हूँ, सर 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 सर। और वो ऐसे करके कई बार इधर उधर मतलब अपना चेहरा करते हुए टीज कर रहा था, मतलब कि सर जी को चिढ़ा रहा था। स्टॉप इट, उसने रोका था। सॉरी सर, अंदर जाओ। क्योंकि वो लोग पानी के जहाज से जा रहे थे, पूरा गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से जहाज ही बुक कर लिया था। वो बोलता है अंदर जाओ। सारे लोग अंदर चले गए थे। तभी न्यूज आई कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, सब लोग हाई अलर्ट पे थे। वैसे समुद्र की लहरें इतनी ऊंची ऊंची थी, ऊपर से अटलांटिक महासागर, काफी खतरनाक होता है ऐसे में सफर करना। खैर, सबके लिए बचाव की सारी चीजें मौजूद थी, वैसी कोई डर की बात नहीं थी। रात के 8 बजे के आसपास वो अंधेरे में समुद्र की लहरों को देख रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट उसके दिल में जो टीस थी ना, वो समुद्र के लहरों को देखकर पूरी हो रही थी। लोग कहते हैं समुद्र की गहराई कितनी है किसी को नहीं पता, और ये बात सच है कि किसी को नहीं पता। वो समुद्र की तरफ देख रहा था। क्या समुद्र को भी अकेलापन महसूस होता होगा? पता नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ बहुत खामोशी, बस समुद्र की लहरें हैं जो चीख रही हैं। एक मेरा दिल है जो पेन में है। वो म्यूजिक उठाता नहीं कि वायलिन उठाता और फिर बजाने लगा था। वो जब भी खुद को व्यस्त करता है, अपने पेन को कम करने के लिए करता था। कोशिश करता है कि हर चीजों को खुद से हील कर ले, बट कोई फायदा नहीं ना। वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिछड़े थे। उसे आइडिया उस वक्त नहीं था कि वो एक बार उसे छोड़ देगा तो दोबारा उसे कभी देख ही नहीं पाएगा। उसे कुछ
दिन बाद पता चला उसके डैड नहीं रहे हैं। जब वो वापस पता करने की कोशिश करता था, उससे पता चलता उसके भाई और उसके स्टेप माँ ने वो घर ही छोड़ दिया था। वो लोग कहाँ चले गए, क्यों गए, कब गए, कैसे गए, उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। वो बस परेशान हो सकता था और कुछ नहीं। पूरे 4 दिन के बाद उनका जहाज फ्लोरिडा के तट पर था। 100 से 70 लोगों का कैंप एक गांव के किनारे लगने वाला था, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे था। जंगल थे और वहीं कैंप लगता। गांव वाले जब भी वहां कोई टूरिस्ट वगैरह आते थे, गांव वाले उनकी हमेशा से मदद करते थे और यह उनकी कमाई का एक साधन भी था। मतलब टूरिस्ट की केयर करना और उनकी इनकम का यही सोर्स था। बेहतर तरीके से सब कुछ हो जाता था। हर जगह कैंप लगाए जा रहे थे एंड बहुत ज़्यादा कैंप थे। रियान को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद उसने आकर यहाँ अच्छा फैसला लिया था। कैंप लगाए ही जा रहे थे कि उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसने प्रोफेसर को रोकते हुए कहा, यहाँ कौन सा काम चल रहा है? वो यहाँ वैसे गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच काफ़ी भिड़ंत हो चुकी है इस मामले को लेकर। वैसे मेरा भाई इन सब चीज़ों में है, इसलिए मैं जानता हूँ। यहाँ कोई होटल बनने वाला है, कोई अमीर ज़्यादा यहाँ होटल बनाना चाहता है, जिसके पास काफ़ी पावर्स हैं। बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसने ये ज़मीन खरीदी थी। हालांकि सरकार की तरफ से परमिट नहीं, बट उसने दावा कर दिया, अदालत ने उसे एग्री कर दिया था और अब मामला सरकार और अदालत के बीच आमने सामने का आ गया था। तो फाइनली उसने एक प्रोफेसर से पूछा, तो फाइनली यहाँ होटल बनने वाला है? ओह अच्छा, ये बात है। वैसे नेचर के करीब ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा नहीं है। हाँ, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही। खैर, अब तो होटल बनने ही वाला है, हमें क्या है। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पास था, जहाँ 1 घंटे बाद ही खबर पहुँच गई थी कि मौसम बहुत खराब है, सुनामी आने का थोड़ा सा वो है, इसलिए जो भी तट के किनारे हो उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। जब ये पता चला, चूंकि वो सारे बच्चे एडिनबर्ग के थे, प्रोफेसर काफ़ी वेरिड हो चुके थे। आनंद फानंद में अपनी गवर्नमेंट एंड कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट से, यानी कि जो आला कमान ऑफिसर्स थे, उनसे कॉन्टेक्ट करने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया के तट से बच्चों को सिटी में शिफ्ट करवा लिया था। सिटी का एक होटल ही उनके लिए बुक कर लिया गया था और 1 घंटे में वहाँ से सारे बच्चों को निकलना भी था। वहाँ बस आ चुकी थी, बट इत्तेफाकन बस जो आई थी उसमें सारे लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए 2 से 3 टीचर को वहीं रुकना पड़ा था, जिसमें रेहान भी था। कोई बात नहीं सर, मैं बाद में चला जाऊंगा। बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो उसी तट पे ही रह गया था, जहाँ गांव वाले कुछ ही दूरी पर थे। इन गांव वाले सुनामी से बचने के लिए तरह तरह की चीज़ें नेचुरली किया करते थे। जब तक कोई मदद दोबारा नहीं आती, हमें ही रुकना चाहिए। पास में गाँव है, हम वहाँ जा सकते हैं। हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। सुनामी की चीज़ें आई तो पूरा टच भी खाली करवा लिया गया था। इवन 2 किलोमीटर तक सारी चीज़ें, जितनी भी जितना भी अंदाजा था गवर्नमेंट को क्या इतना नुकसान हो सकता है, वहाँ से सारी चीज़ें खाली करवा ली गई थी। रेयान कुछ टीचर्स के साथ वहाँ स्टक हो चुका था। इवन जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, वो सारे लोग भी वहाँ वो हो चुके थे, यानी स्टक हो चुके थे। अब हम क्या कर सकते हैं? हम बस यहाँ मदद ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? रेयान ने प्रोफेसर की बात सुनी। ठीक है, फिर चलते हैं। गांव वालों को पहले ही खबर दे दी गई थी कि जो भी लोग बचे हुए हैं टूरिस्ट, उनको अपनी जगह पर पनाह देते, उनकी मदद करते हैं, क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं था कि नए विभाग को वहाँ भेजा जाता और बाकी लोगों को वहाँ से निकाला जाता। इसी दौरान बारिश बहुत तेज होने लगे थे, इतनी तेज कि वाकई में समुद्र की तरफ देखने से ही डर लग रहा था। सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। हालांकि रियान को एक पल के लिए भी डर नहीं लग रहा था। वैसे भी उसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे अच्छा फील करा सके या फिर जीने के लिए कुछ हो। वो मर भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। काफी तूफान है, वो समुद्र की तरफ देखते हुए कह रहा था। तभी गांव वालों में हल्ला हुआ कि बाबूजी आप सब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कुछ ऐसा हल्ला हो रहा था। गांव वाले बहुत अच्छे थे, उन्हें इतना तो मालूम था क्योंकि वो सालों साल से वहां रह रहे थे। उन्हें मालूम था कि जब भी सुनामी वगैरह आती कैसा निपटा जाता। कई बंकर टाइप में घर भी बने हुए थे ताकि अच्छी तरीके से सब चीजों से निपटा जा सके। और क्योंकि वो जंगल के एरिया के बीच में रहते थे, तो बचाव चीजें काफी थी। सुनामी वहां तक खैर नहीं पहुंचती थी, बट बारिश और तूफान वहां तक जरूर पहुंच जाता था। रेहान और बाकी लोग, अब 2-4 लोग ही थे जो कि पहुंचे थे। उधर कंस्ट्रक्शन वाले भी जो कंस्ट्रक्शन के काम करवा रहे थे, वो भी उधर ही आ रहे थे। तो होते करते जब रेहान वहां पहुंचा तो उसने बहुत ही यूनिक यूनिक से घर देखे थे। सुनामी से बचने के लिए तरह तरह की चीजें वहां की गई थी। मतलब बहुत खूबसूरत सा नजारा था। उसे अच्छा महसूस हुआ। तो वैसे भी वो शहर की भागदौड़ से बहुत परेशान हुआ करता था, शायद इसीलिए वो एडिनबर्ग भाग गया था, ताकि वो थोड़ा शांति से रह सके। होते करते रेहान और बाकी 2-3 टीचर एक गांव के एक घर में रुके हुए थे। उन्हें मालूम था कि हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई टूरिस्ट रुका हुआ है। मतलब पूरे गांव में टूरिस्ट ही टूरिस्ट थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो लोग अभी चाय पीकर बैठे ही थे, बराबर न्यूज़ सुन भी रहे थे, और तभी वहां का कनेक्शन भी कट गया था।
इसका मतलब सब तरफ वैसे भी नेटवर्क वगैरह की अब दिक्कत होने वाली थी। खैर अभी भी डर वहाँ गांव के पास तक तो नहीं था, बट यही देना कि तूफान बहुत तेज था। बारिश आंधी तूफान बहुत बहुत तेज था। तभी इसी दौरान रात के 9 बज चुके थे। समुद्र की तरफ भी अंधेरा था, पूरे गांव में भी अंधेरा था। लालटेन वगैरह जो थोड़ी बहुत जिसके पास सुविधाएं थी वो चलाकर बैठे हुए था। तभी बाहर से बहुत ज्यादा शोर हुआ। एक गांव वाला चिल्ला रहा था कि कुछ लोग अभी फंसे हुए जो कि कंस्ट्रक्शन के एरिया में फंसे हुए हैं, एंड इतना तूफान तेज है कि समुद्र की लहरें भी अब वहां तक पहुंच रही हैं। उनमें शायद कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो चुके हैं। जब गांव वालों में ये हल्ला हुआ तो कुछ गांव वाले बचाने के लिए उधर भागे थे। जब गांव वाले भागे दिन रेहान भी बाहर निकलने वाला हुआ। टीचर ने उसका हाथ पकड़ा था। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यहाँ का कुछ भी नहीं पता, तुम रुक जाओ, गांव वाले तो है ना, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। वो लोग लालटेन लेकर कंस्ट्रक्शन के एरिया की तरफ भाग रहे थे। वही समुद्र में इतनी तेज तेज लहरें उठ रही थी, सनसनाहट की आवाज सब तरफ आ रही थी। गांव वालों के साथ रेहान भी उस तरफ भागा था। गांव वाले जानते थे वो टूरिस्ट है, एक दो टूरिस्ट और भी थे जो बचाने पहुंचे थे। जब कंस्ट्रक्शन के एरिया पे वो लोग पहुंचे दिन वहां उन्होंने देखा कि 2-4 लोग वाकई में घायल हो चुके थे। उन्हें लगा था सब तूफान इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसलिए वो भी हटे नहीं थे और तूफान वाकई में जल्दी आ गया था। सारे लोग अब उन घायल लोगों को लेकर गांव की तरफ आ रहे थे। रेहान भी मुड़ा ही था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। शायद कोई और फंसा हुआ था। इतनी हल्ले आवाज में मतलब इतना शोर हो रहा था कि रेहान ने कहा भी 2 लोगों से कि रुक जाओ, बट कोई रुका ही नहीं था। बट रेहान को लग रहा था कि वाकई में वहां कोई था, इसलिए वो रुक गया था। और बाकी लोग जा ही चुके थे। रेहान के हाथ में एक लालटेन था। वो देख रहा था आवाज किधर से आ रही थी। कोई करा रहा था चोट की वजह से। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। वहां वो इंसान नीचे दबा हुआ है। कोई जोर से चिल्लाया तो रेहान को आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी लगी, बट वो भी हड़बड़ी में नीचे की तरफ भागा। रेहान को धक्का देते हुए कम से कम कोई उसे क्रॉस करते हुए कोई गांव का इंसान था जो कि उसे क्रॉस करते हुए उस तरफ भाग रहा था। अब अंधेरा था, लालटेन लेकर पीछे रेहान था, आगे वो लड़का दौड़ रहा था। तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, वो किसी से कह रहा था। कंस्ट्रक्शन के एरिया में जो लड़का घायल दबा हुआ था उसके ऊपर काफी लकड़ियां गिर चुकी थी और उसका पैर दब चुका था। वो कम से कम आधे पानी से नीचे हो चुका था। 5 मिनट और लेट हो जाता तो पानी उसे क्रॉस कर जाता है, वो जिंदा भी नहीं बचता। वो काफी हद तक चोटिल हो चुका था। वो लड़का पहुंचा तो वो चिल्लाया तो दबा हुआ है, तुम लालटेन रखो, इसे खींचो, वो रेहान से कह रहा था। रेहान को न जाने क्यों अंदर से एंजाइटी से लग रही थी, बट वो इतना हड़बड़ी का माहौल था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने लालटेन को नीचे रखा और जो दबा हुआ लड़का था ना उसका हाथ पकड़ के खींचना शुरू करता है। दूसरा लड़का कहता है मैं उसके पैर से लकड़ी हटाता तुम उसे खींच लेना। रेहान को फिर से उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी से लगी, बट उस लड़के पर उसने ध्यान न देते हुए उसे खींचने पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उसकी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। वो दोनों बमुश्किलन उसे उस कंस्ट्रक्शन के एरिया से थोड़ा बाहर लेकर आए थे। हमें इसे जल्दी गांव तक लेकर जाना होगा, हम चलते हैं इसे लेकर, तुम उसे ले लो और मैं इसे उठाने की कोशिश करता हूँ, तुम बस अपना सहारा दे देना, वो जल्दी जल्दी में बोल रहा था। एक बार फिर से रेहान उसका चेहरा देखना चाह रहा था, बट अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाया था। जो लड़का था उसने अपने एक हाथ में लालटेन ले लिया, उसने उस घायल लड़के को उठाने की कोशिश की थी। जैसा कि उसने रेहान से कहा था, रेहान ने भी अपना हाथ उस पर लगाया था। अब दोनों लोग मिलकर एक घायल लड़के को उधर लेकर गांव की तरफ लेकर जा रहे थे। गांव के किनारे पास थे, गांव वालों ने भी उस घायल से लड़के में हाथ लगाया था और होते करते वो एक घर में पहुंचे थे। वो शायद उसी लड़के का घर था जो रेहान से कह रहा था कि तुम उसे उठाओ, मैं मदद करता हूँ। वो लकड़ी का घर बना हुआ था। वो उस लड़के को लेकर दूसरी मंजिल पे पहुंचे थे। उस लड़के के मुंह में इतना पानी चला गया था कि वो पूरा बेहोश हो गया था। यानी उसने पानी बहुत ज्यादा पी लिया था। ऊपर से वो घायल था, उसके पैर में भी चोट लगी हुई थी जिसमें से ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा था। देखने से तो रेल घर आने का लग रहा था। सबने उसे उस लकड़ी वाले घर पे यानी 2 मंजिले पर लेकर के उसे नीचे लिटा दिया था। लगता है इसके पेट में पानी है, एक आदमी ने पीछे से कहा था। हाँ मुझे भी लगता है, वो लड़का जो बचाकर लेकर आया था वो बोलता है। अगेन अब थोड़ा सा उजाला था। 2-3 लालटेने वहां इंसान मतलब लोग लेकर खड़े हुए थे। रेहान जो कि सबके बीच में खड़ा था वो देख रहा था कि वो आवाज इतनी जानी पहचाने से क्यों लग रही थी। हालांकि एक टीनेजर और एक यंग लड़के में बहुत फर्क होता है। वो देखता रहा कि कौन है, लेकिन हल्की रोशनी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके पेट को दबाता हूँ ताकि पानी बाहर निकल जाए, वो लड़का फिर से बोल रहा था। और वो उस लड़के को जो घायल था उसके पेट पर पुश करने लगा था और उसके मुंह से वाकई में पानी निकल रहा था। उसने पानी ज्यादा पी लिया था। लगभग आधा घंटे के बाद जब उसे खांसी आई और एक लंबी सांस आई, सबको पता चल गया कि हाँ वो फिलहाल बच सकता है। हालांकि वो बेहोश था। पानी वानी उसका मतलब चेंज वेंज करा के उसे अब लिटाया गया था। उसे होश बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। अरे मेरा घर बहुत छोटा, आप लोग इतनी भीड़ लगा के रखेंगे? अंकल बस हो गया, अगर कोई मदद होगी तो मैं
बताऊंगा आपको, फिलहाल न्यूज़ सुनते रहिए, देखिए और क्या खबर आ रही है। यहाँ तो यार हर साल में 3 बार यही देखना पड़ता है। मैं तो इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। अंकल से अपना लड़का सुनाया जा रहा था। अरे बाबूजी, तुम कहाँ जाओगे बेटा, तुमको यहीं रहना, कहीं भी जाने नहीं दूंगा मैं। तुम चले जाओगे तो आगे खेती बाड़ी कौन संभालेगा? खेती बाड़ी है ही कहाँ? अरे वही जंगल की चीजें। आप बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरे पास कोई स्किल नहीं है ना, इसलिए भागता नहीं, वरना मैं भाग जाता। सारे लोग उस घर से अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। सिर्फ वहाँ खला जमा हुआ था जो कि था रेहान, जो कि अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी अननोन सी फीलिंग्स क्यों आ रही थी। क्या हुआ? वो उसके चेहरे को देखते हुए, क्योंकि अभी भी अंधेरा था, पूछता है क्या हुआ। रेहान उसे देखता रहा थोड़ी देर। क्या हुआ? वो लालटेन नीचे देखता है। रुको मैं उठाता हूँ, तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा क्या? रुको बाबूजी, मैं दिखाता हूँ। ये बोलते बाबूजी का मतलब है रिस्पेक्टफुल चीजें थी, ऐसा नहीं था कि वो लोग गाँव के थे तो गवार थे। बिल्कुल फ्लोरिडा के तट पे थे, ऑफकोर्स कोई वहाँ गवार टाइप में नहीं था। वहाँ के गाँव भी बिल्कुल सिटी जैसे होते थे। वो अपने लालटेन जो रखा हुआ था कोने से वो उठाता है। बहुत रोशनी नहीं है यहाँ पर क्योंकि लाइट चली गई ना। जब यहाँ लाइट कटती है ना तब यहाँ ऐसे होता है। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। वो कमरे से बाहर निकला और वो लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा था। आ जाइए। अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। रेयान उसके पीछे पीछे जीने से नीचे उतर है। जब वो नीचे उतरा तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। वो टिक भी नहीं पा रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी। वह मुश्किल लालटेन ही चल रही थी, इतना ही काफी था। आप किसके घर में रुके हुए हैं? आप मुझे बताइए। अच्छा, आपको तो नहीं पता होगा। आप ये बताइए किस घर के नंबर में रुके हो? वहाँ घर नंबर के हिसाब से बने हुए थे। वो अभी भी स्टक हुआ था, वो भूल ही चुका था वो किस घर में रुका हुआ था, उसके बाकी टीचर्स किस घर में हैं। रेहान को कुछ भी याद नहीं, वो बस आगे चले लड़के को देख रहा था। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? वो पलट कर देखता क्योंकि रेहान रुक चुका था। उसे बहुत अननोन सी फीलिंग्स आ रही थी। जाहिर सी बात है कि न जाने कि वो बहुत बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। आप ठीक तो है ना? वो अब लालटेन को ऊपर उठाता है। ऊपर जब वो उसके चेहरे के पास तक लालटेन लेकर गया तब जाकर उस लड़के को दिखाई दिया था कि जो लड़का मतलब कि रेहान था, उसका चेहरा कैसे दिख रहा था। रेहान। अचानक से उसका टोन बदला। ना भाई ना कुछ ना कुछ, वो सीधा रेहान बोलता है। इसका मतलब जिसके हाथ में लालटेन था वो कोई और नहीं बल्कि अकीयो था, उसका स्टेप ब्रदर, और जो 2 साल उससे छोटा था। अब रेहान 28 साल का, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो 26 साल का हो गया होगा। एक ही पल में रेहान को ऐसे लगा जैसे सच में उसे एक सदमा, एक अटैक, एक बहुत बड़ी बदलाव उसकी जिंदगी में सडनली आ गया। सुनामी, उनामी या फिर तूफान, उसके लिए सब कुछ सेकेंडरी था। जो उसके मन में, उसके दिल में, उसकी नजरों में और अभी जो उसके सामने हो रहा था वो उससे बड़ा था उसके लिए। अकियो भी उतना ही फ्रीज हुआ था जितना कि रेहान। अकियो ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह रेहान से मिल जाएगा। रेहान ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह वो उससे मिलेगा, वो भी यहाँ पर। न जाने कितना उसे उसने तलाश करने की कोशिश की थी। फिर अब उसे याद आया कि वो भूल क्यों गया था। उसकी माँ वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करती थी। शायद उसकी माँ यहीं की थी, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वो यहाँ चले आए थे। उसके लिए वो सालों साल पागल रहा था। जिस घर पे वो रह रहे थे उस घर पे वो कई सालों तक जाता रहा, ये सोच करके कुछ मिल जाए उनके बारे में, कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला था। पलट कर देखने पर जिंदगी के बस 10 साल बच रहे थे जो कि यूजलेस थे। रेयान तुम यहाँ? वो फिर से उसे कह रहा था। ना भाई ना कुछ मतलब कुछ तो कहता। एक ही पल में अकियो को याद आया था क्यों किस तरह रेयान के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मेरी गलती माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बट वो नहीं रुका था और एक ही पल में रेयान के सामने वो सारा फ्लैशबैक आया था जब वो अकियो को मना कर रहा था, तुम्हारे लिए और एक सही नहीं है, तुम उसके पास मत जाओ, डिनर करना जरूरी है, कि बाहर क्यों जा रहे हो, अगर वो कुछ करे तो तुम उसे कुछ करने मत देना। बट अकियो ने उसकी एक ना सुनी थी। एंड सारी चीजें हो गई थी। दोनों की जिंदगी में अपने अपने रिग्रेट थे। रेयान तुम ही हो ना? वो दोबारा उसे पूछ रहा था क्योंकि वो चेहरा पहचान गया था। वैसे उस वक्त रेयान 18 साल का था, आज वो 28 साल का है। आज वो पूरा मेच्योर मैन हो गया था। उस वक्त भी काफी मेच्योर था, इसलिए उसके बॉडी या फिर चेहरे में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए थे। अकियो तुम? वो भर्राई हुई आवाज से कहता है। अकियो ने गौर किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। अकियो भी कुछ खास वो नहीं था कि हाँ, उसे भी उतना ही इमोशनल महसूस हो रहा था, बट वो रो नहीं रहा था। हाँ मैं। वो पलटा था। सोचा नहीं था तुमसे यहाँ मिलूंगा। आ जाओ। वो घर में जाते हुए उसे इनवाइट कर रहा था। रेयान उसके पीछे पीछे चला था। वो अभी भी पूरी तरीके से स्पीचलेस था। वैसे तुम यहाँ क्यों आया? वो बिल्कुल नॉर्मल जता रहा था, जैसे कि उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, यानी कि अकियो के ऊपर। वो गहरी सांस के साथ उसके सवाल को सुनता रहा। मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए थे? वो पूरा घर के अंदर ही इंटर हुआ था। बैठ जाओ।
वो उसे बेड की तरफ इशारा करता है। पूरा घर सुनसान था। अगली ही पल चीज जो स्टक हुई थी रेयान के मन में वो ये थी कि माँ कहाँ है, क्योंकि उस घर में माँ तो होनी चाहिए थी। माँ नहीं रही। पहले ही अकियो ने उसकी तरफ बता दिया देखते हुए। रेयान का दिल एक बार फिर से टूटा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा माँ से नहीं मिल पाएगा। हालांकि थी तो स्टेप मदर, लेकिन काफी उसकी बातें मानती थी। काफी हद तक वो रेयान को भी मानती थी। रेयान उसे देखता रह गया। इस लड़के ने क्या कुछ झेला अभी तो पता ही नहीं है। पिछले 10 साल उसके लिए कैसे थे ये तो रेयान को नहीं पता। हाँ, वो ये जानता था कि पिछले 10 साल वो हर एक पल उसे याद करता रहा था। वो बेड की तरफ इशारा करता है। दूसरे वाले कमरे में उस लड़के को लिटाया गया था जिसे बचाया गया था। अभी भी उसका चेहरा इन लोगों ने नहीं देखा था, बट फिलहाल अकियो ने उसे बेड की तरफ इशारा किया था। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? वो अभी भी स्पीचलेस था और बैठ गया था। हाँ, माँ बीमार थी, कुछ दिन बाद बीमार रही थी। लगभग 6 साल हो गए उन्हें गुजरे हुए। मैं तब से यहीं पर हूँ और मैंने उनका इलाज करवाया था, बट वो नहीं रही। वो चुप हुआ था। तब से मैं अकेला हूँ। वो ऐसे बताते हुए उसकी तरफ देख रहा था। शर्ट उसकी भीगी हुई थी। वो शर्ट के बटन उतारा था। सोचा नहीं था कभी जिंदगी में दोबारा तुमसे यूं मिलूंगा। रेयान अभी भी चुपचाप था। वैसे तुम्हारे बारे में क्या? वह मुझसे पूछ रहा था, लेकिन रेयान अभी भी स्पीचलेस था। मैं समझ सकता हूँ, काफी शॉकिंग है ना, एक दूसरे को यूं देखना। अकियो जो कि कभी बच्चा हुआ करता था, मतलब 16 साल का बच्चा 26 साल का था, वो कहीं से भी बच्चा नहीं था। एंड पहले वो उसकी बातें नहीं मानता था, कुछ भी बोलता रहता था, मुझसे दूर रहो, अकियो पता नहीं क्या किया। आज वो पूरा मैच्योर मैन बन चुका था, क्योंकि वो 26 साल का हो चुका था। एक लंबा वक्त उनकी जिंदगी का निकल ही चुका था। कुछ पियोगे? वो उससे पूछ रहा था। रेयान जो कि चुपचाप बैठा हुआ उसे देख रहा था। क्या हुआ? वो फिर से उसके चेहरे को देख रहा था। आई नो शॉकिंग है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम रिएक्ट ना कर पाओ। ब्रदर, जब उसने ये कहा तो रेयान ने फिर से उसकी तरफ देखा। उस वक्त वो जब चाहता था उसे भाई बुलाया था, वो उसे भाई नहीं बुलाता था। अब जब इतनी चीजें उसने महसूस कर ली थी कि उसके लिए कभी भी भाई वाली फीलिंग नहीं रखता था, तो आज वो उसे ब्रदर बुला रहा था। वो उठा था। वो अकियो की तरफ बढ़ा और उसने अकियो को हक कर लिया था। आई मिस्ड यू, ये कहते हुए वो रोने लगा था। जब रेयान रोया तो अकियो की आंसू नहीं रुके थे। वो भी रो ही पड़ा था, बट उतना नहीं जितना कि रेयान रो रहा था। अकियो जानता था कि उसने जिंदगी में जो कुछ भी किया था, इसकी वजह से कभी भी रेयान का सामना सही से नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब वो सामने से रो रहा था, लेकिन वो क्या करता? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। तुमने ये सब अकेले किया। वो भी उसकी माँ की बातें कर रहा था कि मम्मा के बिना वो अकेले रहा। मुझे आदत हो गई थी भाई। वो ये कहते हुए रेयान को अलग करने की कोशिश करता है, बट रेयान ने उसे नहीं छोड़ा था। तुमने एक बार भी मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं की, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं क्यों करता? वो तुम ही थे जो कह रहे थे कि दोबारा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। मैं ये शक्ल लेकर तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। मैंने गुस्से में कहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे पास आओ ही नहीं। हाँ, तो आप कौन सा मेरे पास आ गए? मुझे भी ये कहने लगा तो रेहान ने उसका चेहरा देखा। वो भी काफी हद तक इमोशनल था। वो अपनी जिंदगी में सबको खो चुका था। फादर उसके बाद पहले चले गए थे। 6 साल पहले मम्मा चले गए थे। रेहान भी उसकी जिंदगी में 10 साल से नहीं था, लेकिन वो काफी अकेला हो गया था। अब जब रेहान इतने साल बाद उसे मिला, तब जाकर वो उसे कह रहा था। वो उसके चेहरे को देखकर देखता है तो अकियो भी काफी हद तक इमोशनल था। मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ। वो दूर हटते हुए कह रहा था। अलवर उसे हग नहीं करना चाहता था या फिर और ज्यादा उसे देखकर रोना नहीं चाहता था। कहीं भी मत जाओ, वो उसका हाथ पकड़ के कह रहा था। क्यों, क्या हुआ? और वो हाथ छुड़ाने लगा था। मैं बच्चा नहीं रहा। तो उसे देख कर कह रहा था। आप कहीं मुझे 16 साल का किया हो तो नहीं समझ रहे? मैं वैसा नहीं रहा, और हाँ बता दो, मैं फीते भी बांध लेता हूँ। रेहान उसके पीछे पीछे किचन तक गया था। लकड़ी का वो छोटा सा घर था जिसमें किचन भी था। हाँ सच में मैं फीते बांध लेता हूँ। ये मैंने सीख लिया था जब आपने छोड़ा था, तभी। छोड़ने के नाम पर रेहान ने उसके चेहरे को देखा था। वो माफी मांगता तो क्या कम था, या फिर रेहान अकियो उससे माफी मांगता रेहान से तो क्या उसके लिए कम था? दोनों के लिए कम नहीं था, क्योंकि गलतियां तो दोनों ने की थी। जिंदगी के कुछ जख्म कभी भी नहीं पड़ते हैं, भले ही कितनी खुशियां क्यों ना मिल जाए। वो मोड़ कभी इंसान की जिंदगी में आता ही नहीं। अब दोनों खामोश हो गए थे। अकेयो जो कि अभी उसके लिए चाय बना रहा था, वो मन में सोच रहा था कि उनसे बिछड़ जाने के बाद मैंने एहसास किया कि जैसा रेयान मुझे ट्रीट करता था, वैसा कोई भी ट्रीट नहीं करता था। और शायद वो भाई जैसा ट्रीट मुझे करता ही नहीं था। तो इस मोड़ पे उसे भी एहसास हो गया था कि शायद जो रेयान उसे ट्रीटमेंट देता था वो भाई जैसा ट्रीटमेंट नहीं था। वो उसे ज्यादा उसे मानता था, और शायद इसलिए उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था जब अकियो के साथ ये सब कुछ हो गया था। अब वो जब इन सब चीजों को कर बैठा था, जब इतने साल बाद उसे एहसास हुआ कि हाँ, वो सब प्यार था उनके बीच।
तब वो उसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता था क्योंकि उसे आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकता था। हालांकि अकियो के दिल में उसके लिए उस वक्त प्यार बिल्कुल भी नहीं था जब वो उसे छोड़ कर गया था। अकियो को तो तब एहसास होने लगा जब उसकी माँ नहीं रही थी। इसके बाद उसने रेहान को बहुत ज़्यादा याद किया था। फिर जब उसे याद आने लगे, फिर उसने एक एक चीज़ को उसे याद किया और धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास हुआ कि रेहान का बिहेवियर उसके लिए भाई जैसा नहीं था और कहीं ना कहीं वो भी उसे बहुत ज़्यादा याद करने लगा था। मैं बहुत शॉक्ड हो गया था आपको दोबारा देखकर। वो रेहान को पीछे खड़े देखता तो पलट कर उससे कहता है, वो अभी भी खड़ा उसे देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, सच में काफी हद तक उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप तो मुझसे ज्यादा रोते हैं। मैं बड़ा हो गया, मुझे लगता है आप नहीं बड़े हुए। मैं कभी रोता नहीं था। रेहान ने उसे बताया। अक्यों जानता कि 18 की एज पे कभी भी नहीं रोता था। हाँ तो आज क्यों रो रहे हैं? वो भी चाय को चलाते हुए कह रहा था, मतलब चम्मच से चलाते हुए कह रहा था। मैं नहीं रो रहा, मेरे आंसू निकल रहे हैं। जवाब में उसने सीधा कहा था, मैं सच में कभी सोच नहीं सकता था कि मैं दोबारा कभी मिलूंगा आपसे भाई। वो फिर से भाई भाई कह रहा था। अब भाई क्यों बोल रहे हो? जब चाह रहा था तो मुझे भाई बोलो। मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं करना चाहता। पहले ही अक्यों ने उसे टोक दिया था, मैं तुम्हें भाई नहीं बोलने वाला हूँ। तो उसने सीधा मना कर दिया था। क्यों? उसने सवाल पूछा था। मुझे नहीं पता, बस मैं भाई नहीं पुकार सकता। अब वो चाय लेकर आया था और वो अब बेड पर बैठे थे। अक्यों अभी थोड़ी दूर पे था और लकड़ी, वो जो हीटर था ना, वो चल रहा था। अक्यों नीचे बैठा हुआ था बेड पर। रेहान बैठकर अभी भी उसे देख रहा था। अब ये मत कहिएगा कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मैंने तुम्हें तलाश करने की कोशिश की थी। मैं नहीं मानता। हालांकि वो जानता उसने उसे तलाश करने की कोशिश की थी। रेहान उसे देखता रह गया। मैं अपनी ज़िंदगी में बस एक ही बोझ के साथ जी रहा था और वो ये बोझ था कि मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी थी। और मैं अपनी ज़िंदगी में एक बोझ लेकर जी रहा था कि मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी थी। शायद आपकी बात मान लेता तो उस रात मेरे साथ। वो ये बोलते बोलते रुका था। मैं नशे में था इसलिए खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, वरना मैं किसी को मारने की काबिलियत रखता था। रेहान उसे देखता रह गया। एटलीस्ट उसे इस बात का पछतावा तो था, रिग्रेट तो था। वो जानता था ये चीज़ें हो जाने के बाद किसे अच्छा लगता है, रिग्रेट हुआ ही होगा। अभी भी न्यूज में बता रहे थे कि तूफान बहुत ज्यादा और अभी भी 1 हफ्ते कम से कम मौसम खराब रहेगा। फिलहाल सुनामी उधर उस साइड नहीं आ रही थी। मैं 28 साल का हो चुका। रेहान ने चाय की पहली सिप लेते हुए उससे कहा था। 18 और 28, 10 साल यूं ही भी फिसल गए थे। वैसे देखा जाए तो 10 साल बहुत कम नहीं हुए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं थे। फिर भी 10 साल तो 10 साल थे ना। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा मतलब काफी बड़ा हिस्सा, और वो हिस्सा जो सबसे खूबसूरत होता है, वो यूं ही निकल गया था। सिर्फ उसे तलाश करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए। अब वो 18 साल का लड़का नहीं रहा था, अब वो 28 साल का हो चुका था। वो अपनी बातों में वो दर्द बयान कर रहा था कि वो 18 से 28 साल का हो चुका। जिंदगी के 10 साल जा चुके हैं उसके बिना। मैं भी 26 साल का हूँ। वो उसके चेहरे को देख कर कह रहा था। अकियो तुम मेरा यकीन करोगे या नहीं मुझे नहीं पता। मैं एक पल के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कब तक है। मैंने तुम्हें कभी भाई की तरह नहीं देखा था। अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं रोक नहीं पा रहा खुद को। मैं तुम्हें उस वक्त प्यार करता था। तुम बहुत छोटे थे मुझसे। ये समझने के लिए मैं भी काफ़ी नहीं था कि मेरी केयर एक ब्रदर जैसी थी ही नहीं। तुमसे बिछड़ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ। 1 ही महीने बाद मैं जब लौटा तो मुझे पता चला तुम स्कूल में नहीं थे, यानी ताइवान के स्कूल को तुमने छोड़ दिया था। जब मैं जापान वापस पहुंचा तो मुझे पता चला कि उस वक्त डैड भी नहीं रहते और तुमने और माँ ने घर छोड़ दिया था। फिर मैं पागलों की तरह तुम्हें तलाश करता रहा, हर उस जगह जहाँ तुम जा सकते थे, पर तुम कहीं भी नहीं मिले थे। और अभी 1 साल पहले भी मैं वहाँ गया था। मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला, बस उस घर में कुछ किराएदार आ चुके हैं। वो घर तुमने बेच दिया था और तब से वो घर कई लोगों ने खरीद चुका, उस घर को कई लोगों ने खरीदा है। मैं तुमसे प्यार करता था। हूँ मतलब करता था, हूँ मतलब कहने का मतलब को अभी भी करता था। ओह मुझे लगा आपने शादी कर ली होगी, आपके 2-4 बच्चे होंगे। मैं कैसे कर लेता शादी? वो उसके चेहरे को देखकर कह रहा था। क्यों, मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? मैं इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन मैं किसी और को अपना नहीं सकता था। वो एक गहरी सांस के साथ उसे देखता था। मैं अभी भी तुम्हारे साथ। और वो बोलते बोलते रुक सा गया था। हाँ लेकिन मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। मैं सिर्फ तुम्हारी बात मान लेता तो शायद कुछ चीजें जिंदगी में। और वो बोलते बोलते फिर से रुक गया था। वो नहीं कहना चाहता वो सबक था उसके लिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। तुम तब छोटे थे। रेहान ने उसे सीधी बात की थी। हाँ मैं काफी छोटा था, 16 साल का था। काफी बुरा था ना? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या अब हमारे बीच? रेहान आगे बोलते बोलते फिर से उसे देखने लगा था।
अकीयो कुछ नहीं बोला था तो रेहान भी चुप हो गया था। अकीयो अब उसे देखना शुरू करता है। वह 18 साल का लड़का, वह 28 साल का एक मैच्योर मैन था। चेहरे में बहुत फर्क नहीं था, बट बॉडी बिल्डिंग और सारी चीजों में फर्क आ चुका था। अब उसके बाल पहले से थोड़े लंबे थे, काफी शार्प था अभी भी। उसके हाथ काफी मजबूत थे, उसके कंधे काफी चौड़े थे। जब रेहान ने उसकी तरफ देखना शुरू किया तो उसने महसूस किया वह आज भी बहुत प्यारा था। उसके बाल आज भी लंबे थे, गोल उसका चेहरा था, बहुत छोटा सा चेहरा था। वो आज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इवन बहुत क्यूट था। बहुत ज्यादा उसकी बॉडी, बहुत बॉडी बिल्डिंग टाइप में नहीं थी, स्लिम था, मतलब बाल और क्यूट ही था। बहुत ज्यादा बदलाव उन दोनों ने एक दूसरे में महसूस किया था। कुछ 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरे साथ हिटनबर्ग चलो, रेहान उससे कह रहा था। तो मेरे साथ यहाँ गाँव में क्यों नहीं रहते हो? तुम अगर रख लो तो मैं रह लूंगा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो सडनली बोल पड़ता है। अकीयो तो उसे देखता रह गया। वो शायद इतने दिन की तड़प थी जो उन दोनों के बीच आ गई थी। जब वो सडनली अपनी बातें कह रहा था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अपने भाई से शादी करोगे? अकीयो ने उसे टोकते हुए कहा था। तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना, भूलो मत। और मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हें भाई की नजर से नहीं देखता था। अकीयो उसे देखता रह गया। मैं अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो गया था। मैं सच में अपना परिवार चाहता था। तुम्हें देखकर दोबारा बहुत खुशी हुई। भाई, वो दोबारा उसे भाई कहता है। अब मत बोलो ना भाई, ऐसे कह रहा था क्योंकि अब वो मैच्योर मैन हो गया ना। अब भाई भाई बोलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता मैं इस पे क्या डिसीजन लूंगा। बस मैं अकेले नहीं रहना चाहता, तुम मेरे साथ रहो ना। शादी करना जरूरी है? अखियों ने पूछा था। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा अगर मन नहीं है तो तुम शादी मत करो। तुम बस मेरे साथ रहो, तुम मुझे यहाँ रख सकते हो, तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मुझे मुझे मम्मा के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं, अब तो बहुत साल हो गए हैं। मुझे अकेले रहने की आदत अभी तक नहीं पड़ी। मैं परेशान हो जाता हूँ यहाँ पास में, मैं बस फिर पकड़ा करता हूँ और कुछ भी नहीं। और ये घर मेरे नाना का है, तो सब कुछ फसदैनी है, बाकी सारी चीजें ऐसी चल रही थी। मैं बहुत अकेलेपन से हो गया था रेहान। तो अब उसने उसका नाम लिया था। पहले भी जब वो 16 साल का था, कभी कभार उसका नाम ले लिया करता था। मेरे पास आओ, वो अब उसे बुला रहा था। तो मेरे पास आ जाओ, मैं क्यों आऊँ? तो अकियो ने उसे टीज करते हुए कहा था। टीज का मतलब ऐसा नहीं, देखो कोई हंसी मजाक ऐसा कुछ चल रहा था। रेहान उठा था, उसके पास से पहुंचा था। वो उसके पैरों को देख रहा था। उसे याद आया कब उसके शूज को जो फीते थे वो बांधा करता था, हमेशा बांधा करता था। तुम बहुत बड़े हो गए, वो उसका चेहरा देखकर कह रहा था। तुम्हें क्या लगा था छोटा ही रहूंगा? मैंने सच में नहीं सोचा था। मेरे दिमाग में आज भी एक ही इमेज थी, और वो थी 16 साल के लड़के की। हाँ, 10 साल लंबा वक्त होता है ना। ऑफकोर्स बहुत लंबा वक्त होता है। वो उसके बालों को छूते हुए कह रहा था। जैसे रेहान ने उसके बालों को छुआ, अकियो ने इस बार उसे हक किया था, पर इस पहली बार में रेहान ने हक किया था, इस बार अकियो ने किया था। मैं अकेलेपन से बहुत ऊब चुका था। मैं मर जाता अगर अगर ऐसे ही अकेले रहता तो। अच्छा हुआ आप फिर से वापस आ गए। मैंने आपको तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन आप मुझे कभी मिले ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था आप कहाँ थे। कुछ सालों बाद आपके डैड भी चले गए थे, इसलिए। और मैं उन्हें पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। ये बात मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। उन्होंने मुझे बैड टच के हिसाब से छुआ था, जब मैं काफी छोटा था। रेहान पूरी तरीके से फ्रीज हुआ था। उसे सच में नहीं पता था कि वो लड़का उसके डर से इतनी नफरत क्यों करता था। आज उसे पता चला, जिंदगी के इतने लंबे अरसे गुजर जाने के बाद उसे पता चला। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम ये ना समझो कि मैं बिना वजह तुमसे नफरत करता था। मैं नफरत नहीं करता था, मैं बस तुम्हें अपना नहीं पा रहा था। और ना तुमसे सच बता पा रहा था, ना अपनी माँ से बता पा रहा था। इसीलिए मैंने ताइवान के स्कूल में एडमिशन लिया था, क्योंकि मैं वहां से भाग जाना चाहता था। अब मैं अकेलेपन से बहुत डरता हूँ। अब मत छोड़ के जाना मुझे। रेहान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा था। वो वाकई में फ्रीज हो गया था। उसे नहीं पता कि चीजें क्या थी, बट जो भी था बहुत व्यर्थ था। मेरे पास आओ, रेहान ने उसे अपने गले से लगाते हुए आंसुओं के साथ उससे कहा था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे छोड़ के मत जाना। अकीयो ने दोबारा उससे कहा, और वो पकड़ के उसे रोने लगा था। वहां रेहान भी काफी हद तक रो रहा था। सीन शिफ्ट होकर ओलिविया पे पहुंचता है, जो कि अभी हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे बेबी बॉय हुआ है, बट बेबी बॉय काफी वीक है। अगर एक हफ्ते सर्वाइव कर पाया तब तो जी पाएगा, वरना वो जी नहीं पाएगा। उस वक्त ओलिविया ने महसूस किया कि हॉस्पिटल में उसका हस्बैंड नहीं था। वो जानती उसके हस्बैंड के कई अफेयर चल रहे थे, खाली उसके घर के लोग थे। अच्छा लग रहा है डैड आपको? वो अपने डैड से पूछ रही थी। बिजनेस में तो काफी ग्रो हुआ। मैं सोच रही हूँ कि आप मर जाएंगे तो क्या पैसा आप लेकर जाएंगे? ठीक है, मुझे इसी तरह मारते रहिए और पैसा कमाते रहिए।
देखिए कि शादी से खुशी मिलेगी आपको। मैं खुश नहीं थी शादी में, मैं कभी खुश नहीं थी। अब मेरी ज़िंदगी एक जहन्नम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो अपने डैड से कह रही थी। सीन शिफ्ट होकर फिर से अकीयो और उस पे आता है, यानी कि रेहान पे। अमेरिका ने फ्लोरिडा के गाँव में पहुँचता है। ये खा लो, बस यही है। उसके चेहरे को देख कर कह रहा था, तुमने बनाया है, और कौन बनाएगा, मैंने शादी नहीं की है अभी। रेहान ने उसकी तरफ देखा, तुम मुझसे शादी कर लो। वो उसे दोबारा कह रहा था, क्या तुम मुझे ऐसे नहीं रख सकते, या मेरे साथ ऐसे नहीं रह सकते। रह सकता हूँ, बस मैं तुम्हें। और वो बोलते बोलते रुका कि तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वेयर्ड हो गया था क्योंकि बचपन में जब रह रहे थे तो एक भाई की तरह रह रहे थे, अब सडनली मिले तो जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तभी किसी की खांसने की आवाज आई। बगल में वो लड़का शायद उसे होश आ रहा था। रेहान को अब ख्याल हुआ था कि कम से कम 5-6 घंटे से वो अकियो से बातें कर रहा था। वो दोनों उस कमरे की तरफ भागे। जैसे ही लालटेन उसने मेज पे रखा था, अकियो की नजर उस लड़के पे गई जो घायल था। ऑरिक्स उसके मुंह से सडनली निकला। जब उसके मुंह से ऑरिक्स निकला, देन रेहान का भी रिएक्शन एकदम से चेंज हो गया। वो लड़का जो कंस्ट्रक्शन एरिया में घायल हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि ऑरिक्स था, जो कि अपनी मॉम के प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया था। एंड वो वहीं फंस गया था क्योंकि वो जिद्दी थे, वो भी काम करवा रहा था। गलती से वो खुद ही फंस गया था। ये मैंने कुछ गलत देखा क्या? वो थोड़ा सा कांपने लगा था। रेहान ने उसकी तरफ देखा। लालटेन उठाकर अब वो उसके करीब से चेहरे को देखता है। 10 साल में ओरिक्स भी बहुत ज्यादा नहीं बदला था, बट था वो ओरिक्स, ये पहचाना जा सकता था। हाँ, ये वही है। मैंने इसे बचाया। अकिया को यकीन नहीं हुआ कि उसने किस इंसान को बचाया जिसे वो बिल्कुल भी कभी जिंदगी में देखना ही नहीं चाहता था। मरना पसंद करेगा लेकिन वो कभी भी उस लड़के को नहीं देखना चाहता था। अकिया ने तुरंत मुंह घुमा लिया था। थोड़ा सा नर्वस हुआ और उसने नजरें उठाकर रेहान की तरफ देखा। रेहान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। तुम जाओ उस कमरे में। तो उसने कहा, तुम जाओ उस कमरे में, इसे यहाँ से निकाल दो। वो उससे कह रहा था, उसे होश आ जाने दो। वो दोनों जानते थे उसे मारने पीटने से कोई फायदा नहीं था। ये 10 साल पहले की बात थी। अब उसे मारा जाता तो क्या उस पर असर होता? ऑलरेडी वो काफी हद तक रिग्रेट में था। रेहान उसे क्या कह सकता था या फिर अकियो उसे क्या कह सकता था, लेकिन दोनों के मन में उसके लिए कुछ खास इमेज नहीं थी। हालांकि रेहान कुछ ज्यादा ही नफरत में था इन सब बातों से। पहले वो 18 साल का था, वो बस उस वक्त गुस्सा हुआ था, वो हर्ट हुआ था एक्चुअली में। बट अभी वो 28 साल का है। मैं बात करता हूँ, तुम जाओ। अकियो की एंजाइटी हुई और वो दूसरे कमरे में आ गया। सडनली उसे याद आया था कि किस तरह वो जब 16 साल का हुआ करता था तो अल्लड़ सी चीजें किया करता था। उसे कितना अच्छा लगा था जब ऑरिक्स ने सरेआम उसे प्रपोज किया था, माइक में बोल करके उसे प्यार करता है, उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। वो प्यार था ही नहीं। वो आंसू के साथ खुद से कहता है, वो प्यार कभी था ही नहीं। वो हैंडसम था, मैं हैंडसम था, और ये अट्रैक्शन था। प्यार होता तो मेरे साथ वो कभी ये सब नहीं करता। प्यार होता तो मैं इतनी जल्दी उसकी बातें। और वो बोलते बोलते रुक गया था कि अगर मुझे प्यार होता तो मैं इतनी जल्दी उसकी बातों में ना आता। मैं चीजों को देखता समझता। और इस चीज के साथ उसे एहसास हुआ था कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ सच में एक बार फिर से उसे लग रहा था कि वो 16 साल का लड़का हो चुका था। थोड़ी देर बाद रेहान वहां से उसकी तरफ आया था। मैंने कुछ लोगों से बात कर ली, वो अपने घर में उसे रख लेंगे। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो उसके चेहरे को देख रहा था इससे पहले कि वो मुझे देखे। पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। रेहान ने उसे कहा था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो है उसके पास। सीन शिफ्ट कर वहां पास था। 2 घंटे बाद कुछ लोग आए थे और ऑरिक्स को उसने दूसरे घर में शिफ्ट करा दिया था। तब जाकर अकियो ने एक गहरी चैन की सांस लेती है। हालांकि स्टिल वो उसे देखना नहीं। मैं यहाँ लेटूंगा, वो उसे सारा से पूछा था। हाँ, चाहो तो दूसरे कमरे में लेट सकते हो। उसका मूड खराब था। अकियो इधर आओ। वो उसका हाथ पकड़ा तो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे पहले जैसा ट्रीट मत करिए, अकियो ने उसे हाथ छुड़ाते हुए कहा था। और वाकई में रेहान अभी भी उसे एज ए 16 साल का लड़का ही कंसिडर कर रहा था। मैं 26 साल का हो चुका हूँ। हाँ, लेकिन तुम मुझे वैसे ही दिख रहे हो, सेम टू सेम। मुझे नफरत हो रही है खुद से। किस बात से खुद से नफरत? वो जो चीजें हुई थी, तुम बहुत छोटे थे, सही गलत तुम नहीं समझ पाते थे। हाँ, लेकिन तुमने तो रोका था। कोई बात नहीं, तुम जिद्दी थे। हाँ, लेकिन वो सब तो हो गया ना, अब उसे बदल तो नहीं सकता ना। वो इंसान, वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं था। जरूरी नहीं हम हमेशा परफेक्ट अपने लिए चुने। मुझसे शादी कर लो। वो दोबारा उससे फिर से शादी की बातें कर रहा था, ये जानते हुए कि मैंने उस वक्त वो सब कुछ किया था। तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भले ही शादी करो या ना करो। मैं सोने जा रहा हूँ। अकेला ये कहते हुए दूसरे कमरे में जाने लगा था। तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, हम 10 साल बाद मिले हैं। जब उसने ये कहा तो अकियो का भी मन वही था, वो वही सुनना ही चाहता था। तो उसके पास बैठ गया। इसके बाद उन दोनों के बीच पूरी रात बात हुई थी।
अकियो की कब आँख लगी सुबह 6 बजे उसे नहीं पता। वो सो गया तो ब्लैंकेट उसने उसके ऊपर डाल दी थी। वो नीचे ही मतलब कि नीचे ही सो गया था। सीन शिफ्टर का दिन में 11 बजे के आसपास पहुंच था। पूरा तूफान जो है छट चुका था एंड जितने भी रेड अलर्ट थे सारी चीजें वापस ले ली गई थी। मतलब मौसम अब साफ था। जो आए थे टूरिस्ट वो जा सकते थे अपने अपनी जगह। जहाज भी चलने लगे थे। मैं यहाँ कैसे आया? जब उसे होश आया दिन से बताया गया कि वो यहाँ कैसे आया। जिस घर में ओरिक्स को रखा गया था उस घर के मकान मालकिन ने कहा कि तुम यहाँ फंस गए थे और तुम घायल हो चुके थे तो अच्छा हुआ अकियो ने तुम्हें बचा लिया। अकियो के नाम पे वो सडनली फ्रीज सा हो गया था। उसे लगा नहीं था वही अकियो होगा। वैसे तो उसने कभी अकियो का नाम दोबारा अपनी जिंदगी में सुना ही नहीं था। आज दोबारा सुन के उसे उसी अकियो की याद आई थी जो कभी उसका बॉयफ्रेंड था। अकियो। वो अचानक से चौंका था। पहले जितना बुरा तो वो भी नहीं रहा था। हाँ अकियो। कहाँ है वो? तो उसने ना जाने के उसे यकीन तो नहीं था कि अकियो से दोबारा मिलेगा बट वो पूछता है कहाँ है वो बगल वाले घर में रहता है। उसका घर बगल में ही है। यहाँ रहता है? वो पूछता है। नहीं अब तो यहाँ वो 10 साल से रहने लगा है। पहले वो जापान में रहता था। जापान का नाम सुनते ही उसकी सांसें अटक सी गई थी। इतना तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है। 10 साल पहले उसका बॉयफ्रेंड भी गायब हुआ था। उसने भी अपना घर छोड़ दिया था। शायद वो अकियो ही होगा। वो बेधड़क उठने की कोशिश करता है। जैसे उसने पैर अपना नीचे उतारा वो जमीन पे जा गिरा था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका पैर टूट चुका था। क्योंकि अब उसे याद आता कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वो फंस गया था। उसके पैर पर एक बहुत भारी चीज गिरी थी जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया था। अरे अरे संभाल के। इतना जल्दी में क्यों हो? तुम्हारा पैर टूट चुका है। तुम काफी हद तक घायल हुए। तुम्हारा सिर भी फूटा हुआ है। हम बस इलाज कर रहे थे। अब बाहर इतना खतरा नहीं है। तुम बताओ तुम कहाँ रहते हो या फिर अपने फैमिली वाले को बुला लो और हॉस्पिटल चले जाओ। वो कहता नहीं नहीं मुझे जाना है। वो अपने पैर को खींच रहा था। बेपनाह दर्द में उसके आंसू निकला और वो चीख रहा था मुझे जाना मुझे अकियो से मिलना है। वो एकदम से चिल्ला सा गया था। मतलब एकदम से उसके ऊपर एंजाइटी आई। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि सच में अकियो वही था। और थोड़ी देर में उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो वो अकियो नहीं था। वो रेयान था। अचानक से ओरिक्स के सामने रेयान और उसके बीच की सारी लड़ाइयाँ बिल्कुल पलक झपकते ही सामने आ गई। किस तरह ओरिक्स उसके कानों में कहा करता था तुम्हारे भाई को मैं अपने बिस्तर तक ले आऊंगा। तुम्हारे भाई के साथ मैं ये करूंगा वो करूंगा। बस उसे नीचा दिखाने के लिए। बस उसे टीच करने के लिए। यकीन नहीं होता कि जिंदगी में 10 साल के बाद मिलने के बाद आज उसे इतना शर्मिंदगी उसे देख के महसूस होगी। ओरिक्स आज उससे भी नजर नहीं मिला पा रहा था जिसे वो कभी अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पे देखता था। वही जब वो 18 साल का था। लेकिन आज वो 18 साल का नहीं था। आज वो 28 साल का था। रेयान ने उसे देखा और एक पल के लिए उसने खुद को बेबस और बहुत कमजोर महसूस किया था। उसने अंदाजा लगा ही लिया था कि जाहिर सी बात है कि वो अकियो की उसी अकियो की बात हो रही थी जिसके साथ ओरिक्स ने इतने साल पहले ये सब कुछ किया था। वो एकदम सा फ्रीज सा हो गया था। रेयान उसे बिल्कुल हर्टलेस होकर देखता रहा। उसकी कोई हमदर्दी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं थी। जाहिर सी बात इतने सालों बाद उसे मारने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन नजरों से गिरा देना यही बहुत बड़ी सजा होती है। उससे दूर रहने की कोशिश करो। भारी आवाज में उसने कह दिया था। बेहतर होगा उसके सामने ना जाओ। तुम उसकी नजरों से गिर चुके हो और उसकी जिंदगी में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। उसका सामना ना ही करो तो अच्छा है। ओरिक्स उसे देखने लगा था। और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं इसका जवाब तुम्हें जल्दी मिलेगा। वह कहकर वहां से मुड़ गया था क्योंकि ओरिक्स अभी उठ भी नहीं पा रहा था। किसी तरह उसे लोगों ने फिर से उठाकर बिठाया था बट वो वाकई में अकियो से बहुत हद तक मिलना चाहता था। आप मेरी मदद कर दीजिए। वो उस आदमी से कह रहा था जो कि अभी उसे उठाकर उसने बेड पे बिठाया था। मुझे अकियो से बात करनी क्या आप उसे बुला देंगे? आप उसे जानते हैं क्या? मैं उसका अंकल हूँ। हाँ मैं उसे जानता हूँ। मुझे बात करनी है। ठीक है मैं बोल दूंगा। आपके पास फोन वगैरह कुछ है? मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करनी। हाँ फोन तो होगा लेकिन नेटवर्क नहीं है। अच्छा ठीक है आप मैं नंबर बताता हूँ आप उन्हें कॉल करके मेरे बारे में बता देना बस। हाँ ठीक है मैं बता दूंगा बेटा कोई बात नहीं। सीन शिफ्ट होकर अकियो पर आता जो कि भी समुद्र के किनारे ही खड़ा था। पत्थर के पास बैठा था क्योंकि तूफान वगैरह अब टल चुका था। हल्की बारिश बूंदाबांदी थी बाकी सब कुछ ठीक था। क्या तय किया तुमने? पीछे से जाकर उसने पूछा था। यानी कि रेहान ने पूछा था। मेरे साथ रहना या फिर मैं यहाँ रहूं? वो उसे देखता रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम एक फैमिली हैं। हमारे इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो उसने गहरी सांस के साथ उसे देखते हुए कहा था।
मुझे तुम्हारे साथ एडिनबर्ग जाना है। रेयान को शायद यही सुनना था। वो यहाँ रहकर क्या करेगा? यहाँ वाकई में उसका कोई नहीं था। एडिनबर्ग में रहेगा तो थोड़ा माहौल उसे अच्छा मिलेगा। वैसे भी अकेला ही रहकर वो सब कुछ संभाल रहा था। उसे भी प्यार की ही जरूरत थी। अनएक्सपेक्टेड तरीके से उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों को खो ही दिया था, फिर चाहे फादर हो या फिर मम्मा हो। ठीक है, मैं टिकट देखता हूँ, हम साथ में चलेंगे। तुम यहाँ क्यों आए थे? तुमने बताया नहीं। मैं टीचर हूँ, वो उसके चेहरे को देखकर कह रहा था। टीचर? लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर बनना था। चीजें बदलती हैं। हाँ वो तो है, मुझे भी तो एक्टर बनना था, अच्छा नहीं बन पाया। कोई बात नहीं। तो कहता है कोई बात नहीं। थोड़ी देर में वो बताता रहा कि वो किस उससे आया था, मतलब बाकी सारे लोग यहाँ ट्रिप पर आए थे, वो भी उनके साथ आया था। वो वायलिन बजाता है, वो वायलिन का टीचर है, सारी चीजें। वो आगे बढ़ा था लाइफ में। वो ये देख सकता था कि सब कुछ छोड़ जाने के बाद भी उसने खुद को संवारा था। पढ़ाई छोड़ने के बाद अकीयो कुछ वैसा नहीं कर पाया था, बट उस रेयान ने सब कुछ किया था। अब मैं क्या करूंगा? तुम्हें क्या करना है? वो उसके चेहरे को देखकर पूछता है। मुझे वैसे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो तुम घर पे रहना और क्या। वो मुस्कुरा दिया था, तो रेयान भी मुस्कुरा दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं था कि जाहिर सी बात वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मुझसे शादी कर लो, वो अब न जाने अनगिनत बार कहकर ये कह रहा था। मैं बहुत डर गया हूँ तुम्हें खोने से, अब मैं खोना नहीं चाहता। मैं एक रिश्ते के साथ रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। क्या वाकई? जब वो ये बोलता है तो वो उसे देखने लगा था। ठीक है फिर। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता जहाँ अंकल बताते हैं कि जो लड़का आया हुआ है वो उसे मिलना चाह रहा था। अकीयो समझ गया था कि वो रिक्स की बातें कर रहा है। रेयान अभी अपने प्रोफेसर से बात कर ही रहा था कि उस दौरान अकीयो वहां पहुंच गया था। और रिक्स उसे देखा तो उसने वो देखता ही रह गया। वाकई में उसे यकीन नहीं हुआ था कि वो अकीयो को दोबारा कभी जिंदगी में देख पाएगा। उसकी दोनों आंखों से आंसू इस तरह बह निकले जैसे वो जिंदगी में पहली बार रो रहा हो। वो सच में तड़प सा उठा था। अकीयो, वो उसका नाम लेता। आज वो 16 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वो 26 साल का एक लड़का था, मतलब मैच्योर लड़का था। वाकई में वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वो कितना क्यूट था, कितना नोटी नोटी चीजें क्या करता था। आज भी क्यूट था, बट नोटी चीजें शायद वो आज ना करता हो। यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ। हाँ, वो हाँ बोलता है जवाब में। मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो। क्योंकि वो बेड से उठ नहीं पा रहा था, बस लेटे लेटे सारी बातें कह रहा था। उसके पैर टूटा हुआ था, जाहिर सी बात वो हिल भी नहीं सकता था। मैं नफरत नहीं करता। मैं जानता हूँ हमने कभी प्यार किया था और मैंने तुम्हारा यकीन तोड़ा। हमने कभी प्यार नहीं किया था, एकियो ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। हमारे बीच बस अट्रैक्शन था जो कि मैं समझ नहीं पाया था। और तुम्हारे बीच, तुम्हारे मन में सिर्फ अट्रैक्शन और डिजायर्स थे। ऐसा नहीं है, मैं नशे में था। समझ सकता हूँ, जवाब में उसने ही कहा था। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आऊँ? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं था। मुझे माफ कर दो। मैं रिग्रेट करता रहा इन सब चीजों को। वो कुछ बोला ही नहीं था और वो पलट गया था। क्यों? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो चिल्लाता और वो चला गया था। वो चिल्लाता रहा, बट अकियो ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है जहाँ और इसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी थी और उसके डैड आकर वहां से ले भी गए थे। सीन शिफ्ट कर पूरे 3 दिन बाद दिखाते जहाँ जहाज में सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, वापस आ रहे थे। सारे टीचर और साथ में अकियो भी था। आज पूरे 10 साल बाद वो अमेरिका के उन तटों से बाहर जा रहा था। कभी सोचा नहीं था मैं स्कॉटलैंड जाऊंगा। उसके चेहरे को देखते हुए कह रहा था, तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। वो फिर से वही कह रहा था, कितनी बार वो कह चुका था। आपको शर्म नहीं आती? मैं आपसे छोटा हूँ। वैसे भी आप मुझे अपना छोटा भाई मानते थे ना। मैंने कभी तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं माना। मेरे पास एक ही रिश्ता था जो कि मैं लगाकर तुम्हारे करीब रह सकता था। बाद में एहसास हुआ कि मैंने कभी तुम्हें भाई की नजर से नहीं देखा था। शायद इसलिए मुझे और से बहुत ज्यादा नफरत होती थी। सीन शिफ्ट कर फ्लैशबैक में पहुंचता है जहाँ जब वो जहाज पे बैठ रहा था, नहीं अकियो जहाज पे बैठ रहा था, तभी वहां कुछ उसे ओरिक्स के पास ले जाने के लिए अकियो ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि उसे कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। उसकी सजा यही है कि वो जिंदगी भर इस रिग्रेट में रह के उसने उस एज में जबरदस्ती से उसके साथ ये सब किया था, और वो रिग्रेट ही उसकी सजा है। ये कहकर उसने वो नोट उसके लिए, मतलब उसके आदमियों को दे दिया था। फ्लैशबैक खत्म हुआ था। अंदर चले, रियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। हाँ चलते हैं। अब वो लोग उस रूम में आए थे, यानी जहाज के रूम में आए थे जो पर्सनली रियान का था। मैं सच में सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा।
वैसे मैं तुम्हें भाई बोलूं? वो उसे टीज कर रहा था। नहीं तो उसने मना किया था। जब चाह रहा था तुम मुझे भाई बोलो तब तो तुम नहीं बोलते थे, लेकिन अब ज्यादा मजा है तुम्हें ऐसे देखने का। रेहान उसे देखता रहा। वो कुछ बोल ना सका, उनके बीच कपल जैसा कुछ भी नहीं था। तुम मेरे साथ वैसा बिहेव करो जैसे ऐसे कपल रहते हैं, रेहान ने उसे बेड पे बिठाते हुए कहा था। मैं इतनी आसानी से कैसे कर सकता हूँ? उस एज में मैंने कभी सोचा नहीं था। अब इतने साल बाद मिले तो सडनली सब चीजें हो रही हैं। रेहान ने उसके गालों को छुआ था। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने गले से उसने एक धागा निकाला था, यानी कि वो लॉकेट टाइप में पहने हुए था जिसमें धागा था। वो निकाल कर उसने उसके अकियो के हाथ में डाल दिया था। ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कैसा प्रॉमिस हुआ? तुम नहीं जानोगे, ये प्रॉमिस ही है। सीन शिफ्ट होकर वहां पास था जहां हम देखते हैं ओलिविया का जो बेबी था, बहुत क्यूट क्यूट सा हुआ था। एंड ओलिविया ने अपने फादर को मना लिया था कि उस इंसान से उसे दूर करेगा। वैसे फादर ने हाँ कर दिया था, बट ओलिविया घर छोड़ चुके थे। इस बार उसने बस नोट ही छोड़ा था कि वो कहाँ जा रही है, ये सब कुछ भी नहीं बताया था। उसने बस इतना ही कहा था कि वो घर छोड़ रही है। सीन शिफ्ट होकर वहां पास था जहाँ ईडनबर्ग के चर्च में रेहान और अकियो की शादी हो रही थी। दैट्स मीन कि अकियो मान गया था, हालांकि अभी भी उन्हें एज ए कपल वाला रिश्ता डेवलप करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। शादी में सारे स्टूडेंट पहुंचे थे, सारे लोगों ने ब्लेसिंग दी थी। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा था जहाँ अकियो उसके घर में था और शादी के पूरे 1 महीने हो चुके थे। जैसे वो यूनिवर्सिटी से वापस आया था, यानी कि रेहान, उसने अकियो को ब्लैंकेट को सीधा करते हुए देखा था। वो सीधा उसके पास पहुंचा और उसके कमर में हाथ डाल दिया था। ये दिखा रहा था कि पहले से वो ज्यादा कंफर्टेबल थे। ओह तुम आ गए? उसने जब ये कहा तो रेहान ने उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ाया था। हाँ मैं आ गया। कितनी बार कहा है भाई, मेरे लिए सब मत लाया करो। रेहान ने उसका हाथ पकड़ के पीछे मरोड़ दिया। फिर से बोलो। मेरा मतलब रेहान। वो जानबूझकर उसे भाई बोल रहा था, दिन बाद में कहता है मेरा मतलब रेहान। रेहान ने उसे फिर से बेड पे पटका था। तुम्हें बताओ मैं कितना तुम्हें सीधा नहीं बोलना होता। सीधा ही तो बोल रहा हूँ। हाँ तो भाई बोलने की क्या जरूरत है? हाँ तो तुम भाई ही तो थे। हाँ तो अब शादी हो चुकी ना। हाँ लेकिन शादी जैसा कुछ है भी नहीं। ठीक है अभी करता हूँ शादी जैसा। वो जब भी ऐसे होता उनके बीच यही सारी बातें होती। वो बहुत जोर से हंसा, यानी कि अकियो उसकी बात में बहुत जोर से ब्लश किया। रेहान ने उसे पकड़ लिया था। सॉरी बहुत ज्यादा लंबा वक्त हो गया। तो उसने उसे देखते हुए कहा था, ऑलमोस्ट मैंने 10 साल इंतजार किया है। तुमसे बिछड़ने के 1 महीने बाद ही मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट तुम्हारे तुम्हारे लिए 10 साल से तरस रहा हूँ। वही कहते हुए उसके होठों पर अपनी होठ रखता है, यानी उसे पैशनेट होकर किस करने लगा था। अकियो तो उसे देखता रह गया। आज उसे महसूस भी हो रहा था। तुरंत फ्लैशबैक में उसे याद आया कि किस तरह उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। आज एहसास होता है कि जबरदस्ती की चीज जबरदस्ती ही होती है। जबरदस्ती को कभी भी प्यार नहीं कहा जा सकता। उसने अच्छा फैसला लिया कि उसने ओरिक्स को अभी माफ नहीं किया था, और वही ओरिक्स की सजा थी। जैसे रियान ने उसके नीचे के बॉडी पार्ट को टच करना शुरू किया था, अकियो को फील भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था। यानी ऑल ओवर वो बस कंपेयर कर रहा था कि एक प्यार से करना एक जबरदस्ती से करना बहुत फर्क होता है। यू आर माइन। रियान ने उसे देखते हुए पैशनेट होकर उससे कहा था, और वो उसे देखता रहा ब्लश करके। आज वो उसे रोक भी नहीं पाया था। वैसे बीच में कई बार उन दोनों के बीच इंटीमेसी का सीन होने वाला हुआ था कि बीच बीच में अकियो ने उसे रोक दिया था, और आज रात उनके बीच कोई पर्दा नहीं रहा था। अकियो की सांस तब फूटने लगी जब वो और ज्यादा मुंह से उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता था। फिर रेहान ने उसे खींचा था और उस पर शुरू हो जाता है, यानी कि उसे हिट करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में उनकी बॉडी एक दूसरे से बिल्कुल मिल चुके थे, और वो हमेशा के लिए जिस्मानी तौर पर भी एक दूसरे के हो चुके थे। सीन शिफ्ट होकर अगेन 1 महीने बाद पहुंचता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा खुश था, और ये इंडिकेट कर रहा था कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। वो रेहान के लिए फ्लावर लेकर गया था स्कूल में, एंड बच्चे उसे टीच कर रहे थे तो बच्चों को टीच कर रहा था उसके टीचर के नाम पे। एंड 1 ही महीने बाद सीन शिफ्ट होकर हमें ओलिविया को दिखाया जाता है, जो कि बेनी के होम टाउन पहुंच गई थी, क्योंकि बेनी ने उससे कहा था कि जब भी तुम्हें आना हो मेरे पास आ जाना। उसे यकीन तो नहीं था कि उसका इंतजार करेगा, बट वो पहुंच गई थी। लेकिन यही होता है ना कि सच्चे प्यार करने वाले कभी भी उनके दिल में प्यार कम नहीं होता है। बेनी ने आज तक कभी शादी नहीं की थी। वो भी अब 28 साल का था। उसने कभी शादी नहीं की और उसके घर वालों ने उसे बहुत ज्यादा फोर्स किया था, बट वो नहीं करना चाहता था। उसने उससे कहा था वो इंतजार करेगा। ओलिविया अपने बच्चे बच्चे के साथ पहुंची थी, और जब बेनी को पता चला कि वो आई तो उसे यकीन था कि एक न एक दिन वो लौट कर आएगी उसके पास। छोटे से घर में जब ओलिविया ने उसे देखा तो सच में वो रो पड़ी थी।
इतना ज़्यादा रोई कि उसके हाथ से बच्चा छूटने वाला हुआ कि बाकी लोगों ने, क्योंकि वो खुद ही बेहोश होकर गिरने वाली हुई थी, कि बाकी लोगों ने उन्हें रोका था, मतलब बच्चे को ले लिया। बेनी ने उन्हें संभाल लिया था। सीन शिफ्ट कर 2 दिन बाद पहुंचा था, जब बेनी और ओलिविया की शादी होती हुई दिखाई दे जाती। अगेन सीन शिफ्ट कर पूरे के पूरे 1 साल बाद पहुंचा था, जहाँ रेयान और वो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। नहीं, अकी अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, रेयान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सरप्राइज? सच में? लैपटॉप उसने आगे किया तो उसने वीडियो कॉल किसी को मिलाया था। जब वीडियो कॉल पे अकीयो और वीडियो कॉल पे उसका, ओलिविया का और बेनी का जब चेहरा आया तो वो चौंक गया। तुम दोनों? वो दोनों तो एकदम हैरान से रह गए। रेयान ने अकीयो को अच्छा फील करवाने के लिए ये सब किया था। ओलिविया और बेनी की उसकी काफी बनती थी, इसलिए वो वाकई में आज बहुत ज्यादा खुश था। तुमने शादी के लिए बताया भी नहीं? ओलिविया ने उसे टोकते हुए कहा था। मैं तो पहले से कह रही थी कि तुम्हें वो पसंद है। तुमने कब कहा था? बेनी ने कहा। तुम नहीं कह रही थी, बल्कि मैं कह रहा था कि रेयान उसे प्यार करता है। मुझे पहले से मालूम था। रेयान ब्लश कर रहा था। अकीयो ने उसकी तरफ देखा। उसे ये भी नहीं पता था कि रेयान इतने पहले से उसे प्यार करता था। वो तो अब जाकर उसे पता चला। और 1 साल भी हो गए। हम भी स्कॉटलैंड आने वाले हैं। और तुम दोनों ने शादी कर ली? बेनी कहते हैं मेरा बच्चा है, गोरा गोरा चिट्टा बच्चा। उसने जाहिर सी बात है शादी होने के बाद उसके बच्चे को अपना कह रहा था। बहुत खुश हुआ था उस दिन वो, यानी अकीयो बहुत ज्यादा खुश हुआ था। हालांकि वो इस बात पे भी खुश था कि उसने औरिक को कभी माफ नहीं किया था। और जाहिर सी बात है, इंसान को कुछ बात का रिग्रेट जिंदगी भर लेकर चलना होता है। आई लव यू। तो आज पूरे 1 साल बाद उसने आई लव यू डायरेक्टली कहा था, यानी कि अकीयो ने रेयान से रात में डायरेक्टली आई लव यू कहा था। वो उसके ऊपर था और उसे प्यार कर रहा था। मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं। बस मेरे साथ रहना। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम एक दूसरे की फैमिली हैं। इसलिए इसलिए हमने शादी की है। और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? अकीयो ने पूछा था। रेयान कहता, प्यार की बात है तुम छोड़ ही दो। बस ये समझो कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता। पूरे 10 साल मैंने कैसे गुजारे हैं मैं ही जानता हूँ। मैं बहुत बार तुम्हारे लिए रोया हूँ। मैंने जिंदगी में किसी चीज के लिए आंसू नहीं बहाया। माँ के चले जाने के बाद मेरे आंसू निकलते ही नहीं थे। जब तुमसे बिछड़ा तब समझ में आया कि कोई इंसान इतना हद तक भी रो सकता है। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत रोया हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा, और मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तो यहीं रहना है। तो ब्लश करते हुए बता रहा था। आई लव यू रेयान। आई लव यू अकीयो। उन दोनों के प्यार भरे मोमेंट के साथ इस प्यारी सी सीरीज का द एंड होता है। इसमें बहुत सारी चीजें सेटिस्फाई वाली नहीं हुई है, खासकर ओरिक्स की तरफ से। बट होता है ना, कुछ चीजें उसे जेल भेजकर उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। 10 साल बाद अगर ओरिक्स को मार पड़ती या फिर रेयान उसे मार डालता तो फिर भी कोई सजा नहीं थी उसके लिए। जो उस एज में हो चुका था वो हो चुका था। एक रिग्रेट था जो उसे जिंदगी भर लेके चलना था। अकीयो अपनी तरफ से क्लियर था कि वह इस इंसान को माफ नहीं कर सकता है। अकीयो उससे मिलने सिर्फ इसलिए गया था ताकि उसे बता सके कि उनके बीच कोई प्यार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अट्रैक्शन और अटैचमेंट था। और अट्रैक्शन और प्यार में बहुत फर्क होता है। जाहिर सी बात है, ओरिक्स जिंदगी भर अभी इसी चीज की रिग्रेट में रहेगा। हालांकि ओरिक्स को प्यार नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी वो इंटीमेट होता था, सारी चीजें करता था। बस वो एक रिग्रेट करता था, तो इसे प्यार नहीं कहा जाएगा। उसके लिए यही बेहतर था। ओलिविया ने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया था, जो वो बेनी के पास चली गई थी। पहली बार तो उसने गलती कर दी थी। जो कद्रदान हो उसकी कद्र भी करनी चाहिए। ओलिविया ने यही साबित किया था। इस सीरीज में यही साबित होता है कि छोटी एज में जो गलतियां हो जाती, कुछ ऐसी गलतियां होती जो जिंदगी पर सुधार ही नहीं जा सकती हैं। जैसे कि उन सभी के 10 साल। रेयान चाह कर भी अपने 10 साल वापस नहीं ला सकता था। काश उस दिन वो उसकी बात मान लेते तो शायद 10 साल उसके लिए तड़पता नहीं। और वहीं अकीयो अगर रेयान की बात मान लेता तो शायद वो जो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, वो सब नहीं झेलता। और अगर समय रहते उसने अगर खुद पर काबू कर लिया होता तो शायद जिंदगी भर से इस बात का रिग्रेट नहीं रहता कि उसने अकीयो के साथ क्या किया था। और वहीं ओलिविया अगर बेनी की बात मान लेती तो शायद इतनी चीजें जो हो गई थी बीच में वो नहीं होती उसके साथ। 5 बार उसका बच्चा नहीं बचा था। जब वो समझ गए थे कि अब वो उसकी जिंदगी ही नहीं है, तब वो वहां से भागी। पहले भाग जाती तो शायद और सही था। तो कुछ चीजें इस टीनेजर डायरी के इस सीरीज में बस यही दिखाया गया कि कुछ चीजें जिंदगी भर नहीं बढ़ती, कुछ गलतियां एक्चुअली में। और आप जिंदगी भर कितना भी चाह ले कि उसे भर दिया जाए, उसे भर दिया जाए, बट वो जो टीनेजर एज की गलतियां हो जाती है ना, वो नहीं भरती हैं। और उसका दाग भी बहुत तगड़े से रहता है।
उसका दाग जिंदगी भर रहता है, जो दिल में एक जख्म की तरह रहता है। इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा था। बट कहते हैं ना, अंत भला है तो सब भला है। अंत अच्छा हुआ था सबका। रेयान भी और अकीहो भी खुश थे। ओलिविया और वो भी बेनी भी खुश था। बट वहाँ ओरिक्स था जो खुश नहीं था। जैसा इंसान बोलता है वैसा करता है। यहाँ कोई हमदर्दी की बात नहीं थी। उस इंसान को अकीहो से कोई प्यार नहीं था, तो हमदर्दी दिखाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, बस ये है कि जिंदगी भर वो जरूर अफसोस करेगा कि काश 18 की एज में उसने वो सब ना किया होता। तो एक लड़के की नज़र में वो हमेशा के लिए गिर नहीं जाता। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। वैसे इसकी हैप्पी एंडिंग रियलिटी में नहीं थी, बट आप लोगों के लिए मैंने इसकी एंडिंग थोड़ी सी हैप्पी करने की कोशिश की। हाँ, रोमांटिक सीन कम थे, ट्रेजिक तरीके से, और बहुत ही ट्रेजिक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही थी। इसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन हम नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि दोनों बहुत ही 28 और 26 की एज के से थे। ऊपर से बहुत ड्रामा झेलने के बाद बहुत ज़्यादा लवी टची चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती थी, ना कि बहुत कॉमेडी चीज़ें दिखाई जा सकती थी। इसलिए दोनों इनपुट इसमें से गायब है। हाँ, इमोशनल था, हैप्पी एंडिंग थी। दोनों के साथ इस सीरीज को ख़त्म करती हूँ। बताना कि कैसा लगा।